हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए फॉलिंग इन लव के अगले एपिसोड शुरू करें। खतुशी अपना बैग लेकर जा रही थी, तभी अरुण ने स्वरा से कहा, तुम यहां से जाओ, तुम दोनों को भी अब यहां रुकने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे पास किसी और को बुला लूंगा। स्वरा ने कहा, मैं रू जाती हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। अरुण ने कहा, नहीं, तुम दोनों भी जाओ यहां से, मैं सच में किसी और को बुला लूंगा। अरुण के बार बार कहने पर स्वरा और खुशी दोनों भी वहां से चली गई। स्वरा और खुशी के जाने के बाद अरुण ने विहान को अंदर कमरे में बुलाया। उसे विहान से कुछ जरूरी बात करनी थी। कुछ देर में विहान अरुण के कमरे में आ गया। अरुण ने विहान को कमरे का दरवाजा लगाने के लिए कहा। विहान ने अंदर से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। अरुण के व्हीलचेयर के पास गया। वह अरुण को उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाने वाला था ना। अरुण ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोका और खुद पेड़ के ऊपर से उठा और दीवार की तरफ जाने लगा। विहान भी उसके पीछे पीछे दीवार की तरफ चला गया। विहान ने अरुण से कहा, सर, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। विहान के बात पर अरुण ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया। अरुण ने उसके सामने वाले दीवार पर अपना हाथ रखा। जैसे अरुण ने उस दीवार पर हाथ रखा, उसके बाजू वाले पेंटिंग घूम गई और वहां एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे से अंदर चला गया विहान भी और अरुण के पीछे अंदर गया। अंदर एक खुफिया कमरा था। कमरे में कुछ जरूरत का सामान और एक दीवार पर एक बोर्ड लगाया हुआ था। बेडरूम और उस कमरे के बीच वाले दीवार कांच की दीवार थी। दीवार को ऐसा बनाया गया था, इससे परिणाम उसके बेडरूम में क्या हो रहा है वह सब कुछ देख और सुन सकता था, पर कोई अरुण को देख नहीं सकता था। पर किसी को यह पता भी नहीं लग सकता था कि अंदर को एक खुफिया कमरा है। अरुण ने जो दीवार पर बोर्ड लगाया था उस पर कुछ लिखना शुरू किया। अरुण उस दिन एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में नक्शा बना रहा था, जिससे वह मुजरिम तक आसानी से पहुंच सके। विहान अरुण को नक्शा बनाते हुए देख रहा था। अरुण ने सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उस नक्शे को बनाया था। उसे मारने के कौन कौन कोशिश कर सकता है और वह लोग उस वक्त कहां थे और वह क्या कर सकते हैं, इन सबके के बारे में उसने उस बोर्ड पर लिखा था। पर उसे उनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अरुण के जान के पीछे हाथ धोकर पड़ सकता है। प्रणाम के दिमाग में और भी कुछ नाम आने लगे, पर उसे उन लोगों पर भरोसा था कि वो अरुण के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेंगे। इसलिए अरुण ने उन लोगों का नाम उस बोर्ड पर नहीं लिखा। विहान और अरुण बोर्ड पर बारीकी से यह सोचने की कोशिश कर रहे थे, आखिर ये प्लान कौन कर सकता है। और लोग सोच रहे थे कि तभी उन्हें बेडरूम से कुछ आवाज आई, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। प्रणाम के बेडरूम में कोई आया था, पर उसकी पीठ अरुण की तरफ थी, इसलिए वह लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। अरुण के कमरे में जो भी शख्स आया था वह बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने अरुण को उसके कमरे में एक्सपेक्ट किया था, पर वह जब आया उसे वहां कोई नहीं दिखा। चना सोच रहा था कि दरवाजा लॉक होने के बावजूद मेरे कमरे में कौन आ सकता है, किसके पास मेरे कमरे की चाबी है। तभी मुझे याद आया कि उसके कमरे की चाबी पार्थ के पास है। उसने उस शख्स को ध्यान से देखने की कोशिश की, तब उसे एहसास हुआ कि वह पार्थ है। पार्थ के चेहरे पर हाव भाव कुछ अलग ही थे। अरुण को पार्थ बदला बदला लग रहा था। अरुण ने विहान से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बात कुछ बदल चुका है और पहले जैसे नहीं रहा? विहान ने कहा, मैंने भी नोटिस किया है, वह कुछ अलग बर्ताव कर रहा है। जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है वह मुझे बदला बदला लग रहा है। अरुण ने कहा, लगता है कोई तो बात है जो उसे परेशान कर रही है, इसलिए वह बदला बदला लग रहा है। उससे एक बार बात करनी होगी। विहान ने कहा, आजकल को अपने रेस्टोरेंट में भी नहीं जाता। वह बा कंपनी संभालना चाहता है। वह पिछले लगातार कुछ दिनों से कंपनी जा रहा है। अरुण ने कहा, तो यह बात अच्छी है ना कि वह कंपनी संभालना चाहता है। विहान ने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा अपने हॉबी छोड़कर, जिसमें उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उस बात की बहुत बढ़ रहा है। मुझे कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। अरुण ने कहा, इसमें गड़बड़ जैसे कौन सी चीज है, उसका भी कंपनी पर पूरा अधिकार है। वह दोनों बातें कर रहे थे, तभी उनकी नजर बेडरूम में खड़े पार्थ पर गई। पार्थ कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कमरे में कुछ भी नहीं मिला। फिर पार्थ ने अपने जेब से कुछ निकाला और एक टेबल के नीचे लगा दिया। अरुण पार्थ की हरकत देखकर हैरान हो गए।
विहान ने नीचे झुका देखने की कोशिश की। तब उसे देखा कि पार्थ माइक्रोफोन लगा रहा है। अरुण ने कहा, यह माइक क्यों लगा रहा है? आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है? विहान ने कहा, शायद ये आपकी बातें सुनना चाहता है, इसलिए आपके कमरे में माइक्रोफोन लगा रहा है। अरुण ने कहा, पर इसे मेरी जासूसी करके क्या मिलेगा? ये मुझसे आकर पूछ भी सकता है। विहान ने कहा, मैं पता करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, फिर मैं आपको बताता हूं। अरुण ने कहा, पता करके मुझे बताओ, आखिर ये चाहता क्या है और वह मेरी जासूसी क्यों कर रहा है? पार्थ कमरे में माइक्रोफोन लगाकर बाहर चला गया। पार्थ के जाने के बाद अरुण और विहान दोनों भी सीक्रेट रूम से बेडरूम में आ गए। अरुण ने जल्दी से सीक्रेट रूम का दरवाजा बंद कर दिया। विहान और अरुण कमरे में आकर दोनों चुप थे। अरुण विहान को इशारे से माइक्रोफोन टेबल से निकालने को कहा। विहान टेबल के पास धीरे से गया और उसने टेबल के नीचे से माइक्रोफोन निकाला और उसे अपने हाथ में ले लिया और उसे उसने ऑफ नहीं किया, वैसे ही रहने दिया। अरुण ने इशारे से विहान को कहा, इसे जाकर नीचे डाइनिंग एरिया में लगा दो। विहान उस माइक्रोफोन को लेकर नीचे डाइनिंग एरिया में गया और उसने वो माइक्रोफोन डाइनिंग टेबल के नीचे लगा दिया। विहान के जाने के बाद अरुण ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने विहान को मैसेज किया कि वह पार्थ पर अपनी नजर बनाए रखे। इतना काका अरुण ने अपना मोबाइल साइड में रख दिया। वह बेड पर जाकर लेट गया, पर अरुण को नींद नहीं आ रही थी। अरुण को बार बार खुशी का ख्याल आ रहा था। अरुण के दिमाग में बस खुशी का चेहरा घूम रहा था। उसे खुशी को देखने की और उसे किस करने की इच्छा जग रही थी। अरुण अपने बेड से उठा और उसने खुशी और उसके रूम के बीच वाला सीक्रेट डोर खोला और खुशी के रूम में चला गया। उसने देखा खुशी आराम से बेड पर सो रही है। अरुण धीरे से खुशी के पास गया। खुशी को अरुण की आने की आहट बिल्कुल भी नहीं लगी। अरुण ने खुशी के पास जाकर कहा, क्या नींद है इसकी? अगर कोई चोर चोरी करके जाए तभी इसे पता नहीं चलेगा। कितने आराम से सो रही है, इसे मेरी आने की भनक भी नहीं लगी। ये मेरे लिए तो अच्छा है, पर ये सोने की आदत इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इतना कहकर अरुण खुशी के बेड पर बैठ गया। अरुण के दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वह खुशी को खुद से दूर रखना चाहता है, पर उसे दूर नहीं रह पा रहा। अरुण ने खुद से कहा, मैं सबके सामने इससे दूर ही रहूंगा, इसको इसके पास भी नहीं जाऊंगा और इसे पास में नहीं आने दूंगा, पर अकेले में मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। मैं इसकी सिक्योरिटी ही बढ़ा देता हूं, जिससे मेरी वजह से इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अरुण खुशी के बगल में लेट गया और उसने खुशी को पीछे से हग कर लिया। खुशी को 2 दिन अच्छी नींद नहीं थी, इसलिए खुशी बहुत गहरी नींद में थी। उसे अरुण की बिल्कुल भी आहट नहीं हुई। अरुण खुशी के हग करके वहीं बेड पर लेटा रहा। कुछ देर खुशी अरुण की तरह घूमी। खुशी ने अपना हाथ अरुण के ऊपर डाल दिया और अपना चेहरा अरुण के चेहरे के बिल्कुल सामने रखा। अरुण को खुशी को इतने करीब देखकर उसके मन में फीलिंग जाने लगी। अरुण ने खुशी को देखकर कहा, क्या करूं मैं इस दिल का जिसे तेरे बिना रहा ना जाए। इतना कहकर उसने भी खुशी के कमर में हाथ डाला और खुशी को किस करने लगा। मानसी को तो ये एक सपना लग रहा था। खुशी को फील हो रहा था कि कोई उसे किस कर रहा है, पर वह इतनी नींद में थी कि उसे लग रहा था कि वह एक सपना ही देख रही है। अरुण ने जब तक वह थक नहीं जाता तब तक किस किया। कुछ देर बाद पुराना थक गया। उसने खुशी के होठों से अपने होंठ अलग कर लिए और उसे गले लगाकर कुछ देर वैसे ही लेटा रहा। देखते देखते अरुण को नींद आ गई। वैसे ही खुशी को हग करके वहीं सो गया। सुबह के 5 बजे अरुण की आंख खुली। उसने देखा वो खुशी के कमरे में ही लेटा हुआ है। वह जल्दी से बैंक से उठा। उसने खुशी के माथे पर एक किस कर लिया और वहां से वह अपने कमरे में चला गया। अरुण नहीं चाहता था कि उसे खुशी के साथ खुशी और कोई देखे, नहीं तो ये खुशी के लिए प्रॉब्लम हो जाती। अरुण ने अपने कमरे में जाकर विहान को कॉल किया। विहान सोया हुआ था, पर उसने अरुण का कॉल देखा। उसने जल्दी से कॉल उठा लिया और कहा, सर आपने इस वक्त कॉल किया है, बोलिए क्या बात है। अरुण ने कहा, आज से मैं तुम्हारा एक और काम बढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे डॉक्टर खुशी को भी अपनी सिक्योरिटी देनी है, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी को पता नहीं चल पाए कि डॉक्टर खुशी को सिक्योरिटी दी गई है। खुद डॉक्टर खुशी को भी पता नहीं चलना चाहिए। विहान ने कहा, ठीक है मैं समझ गया,
मैं अभी से उनकी सिक्योरिटी के लिए लोगों को कह देता हूं, वो लोग उसे सीक्रेटली सिक्योरिटी प्रोवाइड हो करेंगे। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं अब कॉल रखता हूं, तुम अपना काम अच्छे से करो। विहान ने भी सामने से हाँ में जवाब दिया और कॉल रख दिया। यहां अरुण कॉल रखकर जाकर अपने बेड पर सो गया। विहान ने अरुण का कॉल रखने के बाद अपने सिक्योरिटी ऑफिस में कॉल किया और उसने डॉक्टर खुशी की सिक्योरिटी करने के लिए कहा, वह भी सीक्रेटली, बिना किसी को पता चले। बॉडीगार्ड जल्दी से अपने काम पर लग गए। यहां खुशी की नींद सुबह 6 बजे खुल गई और जल्दी से उठकर अपने बिस्तर बैठ गई। आपने रात के सपने के बारे में सोचने लगी और कहने लगी, कितना अच्छा सपना आया था, काश यह सपना सच होता है। खुशी ने ऐसा कहा तो सही, पर उसे बाद में रियलाइज हुआ कि वह खुद अरुण से दूर रहना चाहती है और उसके बारे में ऐसे कैसे सपनों में सोच रही है। मासी ने खुद से कहा, लगता है तुम पगला गई हो। इतनी देर के साथ रह रहकर तुम दोनों के बारे में कुछ ज्यादा ही उल्टा सुल्टा सोचने लगी हो। तुम्हें जल्दी अपना काम खत्म करके यहां से जाना होगा। इतना करो, फ्रेश होने के लिए अपने बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसने अपने ट्रीटमेंट के बैग उठाई और वह अरुण के कमरे की तरफ चली गई। खरुशी जब अरुण के कमाते के सामने गई, उसने देखा बाहर स्वरा पहले से ही खड़ी थी। वह मासी के आने का ही इंतजार कर रही थी। वो दोनों अरुण के कमरे के बाहर खड़ी थीं, तभी वहां विहान आ गया। विहान उन दोनों के लिए कमरे का दरवाजा खोलने वाला था। कभी वहां पार्थ भी आ गया। पार्थ को इतनी सुबह देखकर विहान ने कहा, तुम इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हो? पार्थ ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा भाई से जाकर मिल लेता हूं। विहान ने कहा, ठीक है, तुम भी चलो, हम लोगों के साथ अंदर। पार्थ उन लोगों के साथ अंदर चला गया। पार्थ यह चेक करना चाहता था कि उसका माइक्रोफोन सही जगह है या उसे किसने वहां से हटाया है। पार्थ जब माइक्रोफोन लगाकर गया था, उसके बाद उसे अरुण की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। उसे बस किसी के पैरों की आने की जाने की, यहां बर्तन गिरने की आवाज आ रही थी। आज सुबह तो उसे मैड की बोलने की आवाज आ रही थी। उसे थोड़ा शक हो रहा था कि किसी ने माइक्रोफोन को वहां से हटाया है, पर वो एक बार खुद जाकर देखना चाहता था, इसलिए वो इतनी सुबह आया था। जब वो तीनों के साथ अंदर गए, पार्थ ने पहले अरुण से कहा, भाई आप कैसे हैं? अरुण ने कहा, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? मुझे पूरे परिवार को एक साथ एक छत के नीचे देखकर बहुत खुशी हो रही है। हम आगे भी एक साथ ऐसे ही एक छत के नीचे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। पार्थ ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया। वह दोनों बातें कर रहे थे, तब तक खुशी ने अपना ट्रीटमेंट का सारा सामना बैग से बाहर निकाला। जैसे ही मां से ने सारा सामान बाहर निकाला, स्वरा आगे आई और उसने खुशी से वो सारा सामान ले लिया। खुशी ने भी हो सारा सामान उसको दे दिया। स्वरा अरुण को मसाज देने लगी। मसाज देते वक्त वो अरुण के इतने करीब थी कि उन दोनों को ऐसे देखकर पार्थ ने कहा, ये आपके इतने करीब क्यों आ रही है? स्वरा ने कहा, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं तो मेरा इसके पास जाना नॉर्मल बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पार्थ ने कहा, भाई सच में ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आप तो इससे कभी इतने करीब नहीं दिखे। अरुण ने पार्थ से कहा, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों जल्दी शादी कर रहे हैं। अरुण के इस बात पर पार्थ ने कुछ नहीं कहा और वहीं एक सोफे पर जाकर बैठ गया। सोफे पर बैठकर सबकी नजर चुराते हुए वह उस देख रहा था जिस टेबल के नीचे उसने माइक्रोफोन लगाया हुआ था। पार्थ बार बार झुककर देख रहा था, पर वह देखने में नाकामयाब हो रहा था, इसलिए उसने अपना मोबाइल नीचे गिरा दिया। मोबाइल उठाने के बहाने से वो नीचे झुक गया। नीचे झुककर उसने देखा उस टेबल के नीचे कुछ भी नहीं है। जब उसे टेबल के नीचे कुछ भी नहीं दिखा, उससे बहुत गुस्सा आने लगा। पार्थ ने खुद से कहा, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था, किसी ने उस माइक्रोफोन से यहां से निकाला है, पर वह कौन हो सकता है? किसने वहां से निकाला है? अगर भाई को इसके बारे में पता चला हुआ हो तो वह क्या करेंगे? यहां विहान और अरुण को दोनों का ध्यान पार्थ की हरकतों पर था। पार्थ की हरकतों को देखकर और दोनों समझ गए ये क्या कर रहा है। बात को संभालने के लिए विहान ने कहा, सर कल जो मेरे को साफ सफाई करते हुए माइक्रोफोन मिला था, मैंने उसे नीचे डाइनिंग एरिया में लगाया है। अब जिस किसी ने लगाया होगा वो अब सारी किचन की बातें सुनेगा। विहान की बातें सुनकर खुशी ने कहा, क्या किसी ने अरुण सर के कमरे में माइक्रोफोन लगा दिया था? किसकी इतनी हिम्मत है शेर के मुंह में हाथ डालने की? विहान ने कहा, जितने सर पावरफुल हैं उतने सर के दुश्मन हैं।
कुछ घर के अंदर, कोई दुश्मन घर के बाहर, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता यह काम कौन कर सकता है, पर मैं जल्द से जल्द पता लगा लूंगा कि यह काम आखिर है किसका। विहान के ऐसे कहने से पार्थ थोड़ा डर गया। उसने अपने डर को छुपाने के लिए कहा, मुझे कुछ काम है, मैं अब चलता हूं। पार्थ के बात पर अरुण ने अपना सिर हां में हिलाया। पार्थ जल्दी से वहां से चला गया। पार्थ अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से वह पकड़ा जाए, इसलिए वह बिल्कुल भी डाइनिंग एरिया की तरफ नहीं गया। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। यहां स्वरा ने अरुण की मसाज खत्म कर ली थी। खुशी ने भी अपने सारे ट्रीटमेंट के सामान अंदर बैग में रख दिए और अपना बैग उठाकर वो वहां से चली गई। खुशी जैसे ही कमरे से बाहर आ गई, वह आकर सीधे प्रताप से टकरा गई। वह गिरने वाली थी कि प्रताप ने उसे संभाल लिया। खुशी ने प्रताप से कहा, सॉरी, मैंने देखा नहीं था आप आगे से आ रहे हैं। प्रताप ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे आज बहुत दिनों बाद दिखी हो, तुम मुझे बहुत पतली लग रही हो, क्या तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया? इतना कहकर उसने खुशी का हाथ पकड़ लिया। खुशी ने प्रताप के हाथों से अपना छुड़ाने की कोशिश की। प्रताप ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। प्रताप ने खुशी को अपनी ओर खींच लिया और खुशी के कान में कहा, तुम दिन प्रतिदिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो, मन तो कर रहा है कि तुमसे शादी कर लूं, बोलो कब बात करूं तुम्हारे घर वालों से? खुशी ने प्रताप के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और प्रताप से कहा, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं आपसे शादी करनी। प्रताप ने कहा, मुझ में क्या कमी है जो तुम सीधे मेरे मुंह पर मुझसे शादी करने के लिए ना कर रही हो? तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या हो सकता है। मुझे लगता है तुम्हें अपना करियर प्यारा नहीं है, इसलिए तुम मुझे ना कहने की हिम्मत कर रही हो। खुशी ने कहा, आप मेरे कहने का गलत मतलब ले रहे हैं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, इसलिए आप मुझे फोर्स मत करिए। प्रताप ने कहा, अरे लगता है तुम शादी को लेकर बहुत सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा हूं। इतना कहकर वो अरुण के बेडरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद खुशी ने एक चैन की सांस ली। वहां से खुशी अपने कमरे में चली गई। प्रताप अरुण के कमरे के अंदर चला गया। अंदर विहान पहले से ही था। प्रताप ने अरुण से कहा, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत, कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ? अगर तुम्हें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तुम मुझे बता सकते हैं, मैं दूसरे डॉक्टर को बुला लूंगा। अरुण ने कहा, आपको भी पता है मेरी हड्डी इतनी डैमेज हो गई है कि कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता, फिर किसी और डॉक्टर को बुलाकर फायदा ही क्या है। मैं ऐसे ही ठीक हूं, मैं से अपनी जिंदगी जीना सीख लूंगा। प्रताप ने कहा, पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, ऐसे हालत में तुमसे शादी कौन करेगा? तुमने जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है उसे वारिस कहां से आएगा? अरुण ने कहा, मैं अपने बारिश के तौर पर किसी को गोद में ले लूंगा। प्रताप ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम स्वरा से शादी कर लेना, वैसे भी वह तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही है, वह तुम्हें बारिश भी दे पाएगी। अरुण ने कहा, वो कैसे मुझे वारिस दे सकती है? मैं तो इस हालत में हूं कि मैं किसी के साथ मिलकर बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता, तो उसके साथ शादी करके भी कुआं क्या करूंगा? प्रताप ने कहा, तुम एक बार उससे शादी तो कर लो, फिर हम बच्चे के लिए कोई और तरीका अपनाएंगे जिससे तुम्हारे रियासत को वारिस मिल जाएगा। अरुण ने कहा, इसके बारे में मैं बाद में सोच लूंगा, फिलहाल मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, फिलहाल मुझे आप थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। प्रताप ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आराम करने देता हूं, पर मेरे बातों का फिर से एक बार सोच लो और बाद में बता देना तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दूंगा। इतना कहकर प्रताप वहां से चला गया। प्रताप के जाने के बाद अरुण ने विहान से कहा, पता करो कि भाई क्या चाहते हैं कि वह मेरे पीछे शादी के लिए पड़े हैं, वह भी स्वरा के साथ शादी करने के लिए। विहान ने कहा, हम आज तक कभी उनके मन में क्या चल रहा है इसका कभी पता नहीं लगा सकते, तो क्या आपको लगता है इस बार वो क्या सोच रहे हैं हम पता लगा सकते हैं? अरुण ने कहा, एक बार कोशिश करके तो देखो, अगर पता चला तो अच्छी बात है। विहान ने कहा, ठीक है, मैं पता करके देखता हूं, कुछ पता चलता है या नहीं। अरुण ने कहा, मैंने तुम्हें डॉक्टर खुशी की सिक्योरिटी के लिए कहा था, क्या तूने अरेंजमेंट कर दिया उन सब का? विहान ने कहा, मैंने आपके कॉल के बाद सिक्योरिटी ऑफिस कॉल करके खुशी को सीक्रेटली सिक्योरिटी देने के लिए कहा है, उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। अरुण ने कहा, ठीक है, तुम अब यहां ध्यान रखो, मैं नहाने जा रहा हूं। इतना कहकर अरुण अपना तौलिया उठाकर शावर लेने चला गया।
यह खुशी ने भी अपने कमरे में आकर शावर ले लिया। उसे हॉस्पिटल जाना था। प्रताप की वजह से उसे पहले ही लेट हुआ था। वह और लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी शावर लिया और हॉस्पिटल के लिए रेडी हो गई। ब्रेकफास्ट करने भी नहीं रुकी और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में खुशी हॉस्पिटल पहुंच गई। यहां हॉस्पिटल के केबिन में डॉक्टर रथु कब से खुशी का इंतजार कर रही थी। वह खुशी से पिछले 10 दिनों से नहीं मिली थी। जैसे ही खुशी केबिन में आए, डॉक्टरों राथु ने उसे जाकर हक कर लिया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अच्छा हुआ तुम जल्दी हॉस्पिटल आई। खुशी ने कहा, मैंने भी तुम्हारी बकबक को इस 10 दिनों में बहुत मिस किया। डॉक्टर रथु ने कहा, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो? उस खड़ूस की तरह क्या तुम्हें मेरी बकबक पसंद नहीं? खुशी ने कहा, मुझे तो तुम्हारी बकबक बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा। मैंने तुम्हारी बकबक को ज्यादा मिस किया। डॉक्टर रथु ने कहा, चलो ना कैंटीन में जाकर कुछ खाते हैं। मैंने तुमसे मिलने आने के चक्कर में सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो ना। खुशी ने कहा, चलो। मैंने भी आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, साथ में मिलकर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों कैंटीन की तरफ चली गई। दोनों ने जाकर ब्रेकफास्ट कर लिया और अपने अपने काम के लिए निकल गई। खुशी को डॉक्टर कावेरी के साथ मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट पेशेंट के साथ उनके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करना था। उसका आज का पूरा दिन बिजी रहने वाला था। खुशी डॉक्टर कावेरी के केबिन में चली गई। कावेरी पहले से किसी पेशेंट की फाइल को देख रही थी। खुशी उसके करीब गई और खुशी ने डॉक्टर कावेरी से कहा, आप किस पेशेंट की फाइल देख रही हैं? कावेरी ने वो फाइल खुशी के हाथों में दे दी। खुशी ने वह फाइल देखी और ऊपर लिखा पेशेंट का नाम देखकर उसे उस फाइल के मेन जो रिपोर्ट थे वह पढ़ने लगी। जैसे जैसे खुशी वो रिपोर्ट पढ़े जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। डॉक्टर खुशी जब उस लास्ट पेज को पढ़ने लगी, तब उसके आंखों में तो आंसू भी आ गए। उसने वह फाइल फिर से कावेरी को दे दी और कहा, मैं आगे नहीं पढ़ सकती। कावेरी कुछ देर बस उसकी तरफ देखती रही। खुशी की आंखों में आंसू थे। कावेरी ने खुशी के आंसू देख लिए। डॉक्टर कावेरी ने कहा, जो फाइल पर लिखा है वो रियलिटी है, उसे तुम झुठला नहीं सकती। तुम उसकी डॉक्टर हो, इसलिए मुझे अरुण के बारे में तुम्हें बताना ही सही लगा। खुशी ने कहा, क्या अरुण सर कभी ठीक नहीं हो सकते? डॉक्टर कावेरी ने कहा, मैंने तुमसे ऐसा तो नहीं कहा कि वह कभी ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें बस उसके ऊपर ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ सालों में रिकवर हो पाएगा। खुशी ने कहा, मैं जब तक वह हूं, मैं उन्हें अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूंगी, जिससे वह जल्दी ही रिकवर हो पाएंगे। कावेरी ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो जल्दी अरुण को ठीक कर पाओगी। अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक आकर मुझसे कहा सकती हो। मैं तुम्हारी इस मामले में जरूर हेल्प करूंगी। खुशी ने कहा, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं पहले आपके पास आऊंगी हेल्प के लिए। डॉक्टर कावेरी ने कहा, ठीक है, अब जाकर अपना काम कर लो, वरना तुम घर जाने में लेट हो जाओगी। कावेरी के कहने पर खुशी वहां से अपना काम करने के लिए चली गई। यहां पिछले कुछ दिनों से डॉ आशीष बाहर गए हुए थे, इसलिए उनका सारा काम डॉ ऋतु संभाल रही थी। डॉ ऋतु को अकेले ही सारा काम, सारे पेशेंट को हैंडल करना पड़ता था। ऊपर से वह बच्चे उसे बहुत तंग किया करते थे। डॉ ऋतु पूरे दिन बच्चा से बात कर कर, उनके साथ खेलकर और काम कर कर वो इतना थक जाती थी कि कभी कभी हॉस्पिटल में केबिन में ही सो जाती थी। डॉक्टर रथु दोपहर लंच कर कर आने के बाद वह केबिन में आकर सो गई। कुछ ही देर हुआ था, डॉक्टर रथु की आंख लगे हुए। तभी वहां डॉक्टर आशीष आ गया। उसने देखा उसके चेयर पर डॉक्टर रथु सो रही है। डॉ आशीष ने डॉक्टर रथु को जगाना सही नहीं समझा और वह जाकर वहां सोफे पर बैठ गया। उसके नजरें बार बार डॉ रथु पर जा रही थी। डॉक्टर तू से पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। डॉ आशीष ने खुद से कहा, ये इतने दिनों में कितनी खूबसूरत हो गई है। इतना कर आशीष ने अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर खुद से कहा, यह मैं क्या कह रहा हूं? अगर उसने सुन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आशीष यह कह रहा था, तभी उसकी नजर डॉ रथु के ऊपर गई। डॉक्टरों रथु का सिर कुर्सी से खिसक कर नीचे गिरने वाला था। डॉ आशीष जल्दी से सोफे से उठ गया और डॉक्टरों रथु पास में चला गया। उसने जाकर उसका सिर गिरने से बचा लिया। उसने अपने दोनों हाथों से उसका सर पकड़ लिया। इतने में डॉ रथु भी जग गई।
डॉक्टर रथु ने देखा उसके सामने डॉ आशीष है। डॉ रथु हड़बड़ा गई, पर जल्दी से डॉक्टर आशीष के चेयर से उठने लगी। डॉ रथु इतने हड़बड़ी में थी कि वह जैसे उठने लगी वो गिर गई। फर्श पर गिर पाती इससे पहले डॉ आशीष ने उसके सर के नीचे हाथ रख और उसे नीचे गिरने से बचा लिया। पर डॉ रथु के आशीष को देखकर इतनी डर गई थी कि वो उसके हाथ से छूटने की कोशिश करने लगी और डॉ आशीष को भी लेकर नीचे गिर गई। डॉ रथु नीचे जमीन पर और उसके ऊपर डॉ आशीष था। डॉ आशीष के होंठ डॉक्टर रथु के होंठों पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह। वो दोनों इसे महसूस कर पाते उससे पहले केबिन में डॉक्टर कावेरी आ गई। डॉक्टर कावेरी ने कहा, भाई मुझे गाड़ी की चाबी। वह आगे कुछ कह पाती उससे पहले उसकी नजरें उन दोनों पर गईं। उसने दोनों को फर्श पर एक दूसरे के ऊपर देखा और वो जल्दी से पीछे पलट गई और कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस यह गाड़ी की चाबी लेने आई थी। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलती हूं। इतना कहकर उसने टेबल पर पड़ी गाड़ी की कसबी उठा ली और वहां से भागकर चली गई। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर से उठ पाते तब तक डॉक्टर कावेरी जा चुकी थी। डॉ आशीष जल्दी से उठकर अपने चेयर पर जाकर बैठा। डॉ रथु वहीं जमीन पर उठकर बैठ गई, अपने मुंह पर हाथ रख दिया। रथु ने डॉ आशीष से कहा, आपने मुझे फिर से किस किया? मैंने आपको कहा था ना, मुझे फिर किस मत करना। इस बार मैंने आपके सामने बकबक भी नहीं की और आपने तो डॉ कावेरी के सामने मुझे किस किया। अब वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? डॉ आशीष ने कहा, वो कुछ नहीं सोचेगी, और वो हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो। तुम ही मेरी चेयर पर बैठी हुई थी, इसलिए ये तुम्हारी गलती है। डॉ आशीष की बात सुनकर डॉक्टर रथु चुप हो गए। जब उसने सब बात को ध्यान से देख तब इसे पता चला गलती तो उसकी थी। वही डॉ आशीष को लेकर नीचे गिरी थी। डॉ आशीष ने तो उसे गिरने से बचाया था। डॉ रथु उठ गई, वो जाकर सोफे पर बैठ गई और अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में बार कुछ देर पहले जो हुआ वो घूम रहा था। वो खुद शर्मिंदा फील कर रही थी। डॉक्टर कावेरी के सामने कैसे जाती है और उसे क्या जवाब देती, वह बार बार यही सोच रही थी। यहां डॉ आशीष का उससे भी ज्यादा बुरा हाल था। आंख डॉक्टर कावेरी को समझाना होगा, नहीं तो वह घर वालों को कुछ और बता देगी। कावेरी को समझाना इतना आसान काम नहीं है। जो भी उसने देखा उससे तो वो यही समझेगी कि हम दोनों के बीच में कुछ तो है। डॉ आशीष और डॉक्टर रथु अपने आप में ख्यालों में खोए हुए थे। देखते देखते शाम हो गई। बांसी में जल्दी से अपने घर जाने की तैयारी की और हॉस्पिटल से घर के लिए निकल गई। खुशी हॉस्पिटल आ गई। वो सीधे अपने कमरे में चली गई और जाकर फ्रेश हो गई। उसने अपने लिए कॉफी बनाई और बालकनी में जाकर उसे पीने लगी। खुशी बालकनी में बैठकर अरुण के बालकनी की तरफ देख रही थी, पर वहां कोई नहीं था। खुशी बालकनी से यहां वहां देखने लगी, तभी उसकी नजर नीचे गई। नीचे एक पेड़ के पीछे प्रताप के साथ कोई लड़की खड़ी थी। वो बार बार प्रताप के गले में अपनी बाहें डाल रही थी, पर प्रताप बार उसकी बाहें अपने गले से निकाला रहा था। वो लड़की पेड़ के पीछे थी, इसलिए खुशी को ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपने जगह से उठकर जाकर भी देखा, फिर भी उसे वो लड़की दिखाई नहीं दी। तभी प्रताप के भी नजरें खुशी के ऊपर गईं और प्रताप ने उस लड़की को खुद से दूर धकेल दिया और खुशी से नीचे से इशारे से कहा, तुम क्या कर रही हो? आयो नीचे कॉफी पीते हैं। खुशी ने इशारे से ना में जवाब दिया और कमरे के अंदर चली गई। वह अपने कमरे से अरुण के कमरे में चली गई। उसने देखा अरुण ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। खुशी ने अरुण से कहा, आपको मुझसे कुछ काम है? अरुण ने कहा, अभी नहीं, पर जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम यहीं बैठ जाओ। खुशी को वहां देखकर विहान ने कहा, डॉ खुशी, यहां आपके पास है क्या? मैं कुछ देर आराम करने के लिए जा सकता हूं। अरुण ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तब तक डॉ खुशी यहां है, मैं उससे काम करवा लूंगा। विहान वहां से आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। खुशी वहीं अरुण के पास बैठ गई। अरुण अपने काम में बिजी था। अरुण के हाथ से एक फाइल नीचे गिर गई। वह फाइल खुशी ने देख ली। खुशी अरुण के पास गई और वह नीचे झुक गई। उसने सभी पेपर्स को उठा लिया और फाइल में रख दिया और उसने वो फाइल अरुण के हाथ में दे दी। अरुण ने फाइल को खोल कर देखा। फाइल के पेज यहां वहां हुए थे, पेज सीरियल अनुसार नहीं थे। प्रणाम,
मैं फिर से वह फाइल मासी के हाथ में दे दी और कहा, यह फाइल के पेज को सीरियल नंबर में कर लगा दो। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं लगा देती हूं। खुशी सभी फाइल के पेज सीरियल नंबर अनुसार लगाने लगी। खुशी ने पूरी फाइल के पेज 5 मिनट में सीरियल नंबर अनुसार लगा दिए। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अरुण से कहा, आपको तो पिछले 10 साल का कुछ भी याद नहीं है, फिर भी आप यह कंपनी के काम कैसे कर रहे हो? मैंने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास एक पूरी टीम है और उन्होंने मुझे बता दिया है मेरा क्या काम है और मैं कैसे काम करता था। मेरा दिमाग इतना तेज है कि मैं किसी भी काम को बस चुटकियों में कर सकता हूं। मुझे ऑफिस का काम कुछ भी नहीं लगता और मैं इसे कर पाता हूं। खुशी ने कहा, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, कितना सुपरफास्ट दिमाग है आपका। अरुण ने बस उसके तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा और फिर अपना काम करने लगा। उसने खुशी को एक और फाइल दी और कहा, इसके भी पेज सीरियल नंबर लगा के अनुसार लगा दो। खुशी फाइल लेकर सोफे की तरफ जाने लगी। अरुण ने उससे कहा, तुम यहीं बेड पर बैठो मेरे सामने और यही काम करो। मानसी भी वहीं अरुण के सामने पेड़ पर बैठ गई। खुशी को अरुण का बेड बहुत सॉफ्ट लग रहा था। उसने खुद से कहा, इस बेड पर सोने में कितना मजा आएगा, सोचिए रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि यह क्या सोच रही है। वह अरुण के बेड पर सोने के बारे में सोच रहे हैं। उसने अपने दिमाग से इस ख्याल को झटका। खुशी ने अपना सारा काम अच्छे से किया। उसने फाइल को अच्छे से अरेंज किया। उसके बाद उसने वह फाइल अरुण को दे दी। आप तक डिनर का वक्त हो चुका था। अरुण को काम था, इसलिए अरुण ने उन दोनों का डिनर एक मैड को ऊपर लाने के लिए कहा। मैड खाना लेकर 10 मिनट में आ गई। प्रणाम ने उसे खाना रखकर जाने के लिए कहा। मैड वहां खाना रखकर चली गई। अरुण ने खुशी से कहा, हम दोनों के लिए प्लेट लगा लो। खुशी बेड से उठ गई और उसने टेबल पर दोनों के लिए प्लेट लगा दी। उसके बाद उसने अरुण को बेड से उठाया और उसे व्हीलचेयर पर बिठाया। वह अरुण की व्हीलचेयर लेकर टेबल के पास गई। उसने अरुण को विजय से उठाकर सुपर पर बिठा दिया और वह भी उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गई। अरुण और खुशी ने दोनों ने खाना खत्म किया। खुशी को अब हर रोज नया खाना खाने की आदत हो चुकी थी। खाना खत्म होने के बाद दोनों ने डेजर्ट खाया। डेजर्ट में चॉकलेट केक था। दोनों ने चॉकलेट केक खाया। खाना खत्म होने के बाद खुशी ने सब प्लेट उठाने वालों प्लेट लेकर जाने वाली थी। तभी अरुण ने उसे रोका और कहा, यहां नौकर चाकर है, ये सब काम करने के लिए मैं तुम्हें जो काम कहता हूं वह तुम करो। अरुण ने एक नौकर को बुलाया और वो टेबल साफ करके वो सारी प्लेट लेकर जाने के लिए कहा। नौकर ने टेबल साफ कर दिया और वहां से सारे प्लेट उठाकर ले गया। अरुण ने मानसी से कहा वो उसे बेड पर बिठाए। खुशी ने अरुण को सोफे से उठाया और उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और व्हीलचेयर लेकर बेड के पास गई और उसने अरुण को बेड पर बिठाया। बेड पर बैठने के बाद प्रणाम अपना काम करने लगा। उसने खुशी को भी कुछ और फाइल दी थी जो उसे अरेंज करनी थी। खुशी ने भी एक एक फाइल अच्छे से अरेंज कर दी। अरुण ने एक के बाद एक सारी फाइल खुशी से अच्छे से अरेंज करवा कर ली। खुशी ने भी अरुण का बताया हुआ सारा काम अच्छे से किया। अरुण ने खुशी से कहा, क्या तुम सब डॉक्टर लोग फाइल को ऐसे अरेंज करके रखते हो? खुशी ने सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। अरुण ने जो भी काम खुशी को दिया था, खुशी ने वह सारा काम पूरा कर लिया था। खुशी अरुण का काम खत्म होने का इंतजार करने लगी। मानसी को अरुण को मसाज भी देनी थी। खुशी ने अरुण से कहा, आपका काम कब तक खत्म होगा? मुझे आपको मसाज भी देनी है। अरुण ने कहा, मुझे अभी भी बहुत काम है, तो मैं काम कर रहा हूं, तुम आज मसाज से छुट्टी ले लो। खुशी ने कहा, पर ऐसे बार बार छुट्टी लेने से आप पर मसाज का असर कम होगा। अरुण ने कहा, एक दिन से इतना कुछ नहीं होगा। इतना खाकर उसने खुशी के सामने और 2-3 फाइल रख दी, पर कहा, इसे भी सीरियल वाइज लगा दो। खुशी ने वह फाइल ले ली और उसे सीरीज वाइज लगाने लगी। खुशी फाइल सीरियल वाइज लगा रही थी, तभी वहां स्वरा आ गई। स्वरा ने खुशी से कहा, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें ढूंढ रही थी, पर तुम मुझे दिखी ही नहीं। पर तुम खाना खाने के लिए भी नीचे नहीं आई। क्या तुम्हें अरुण को मसाज नहीं देनी है? खुशी कुछ कह पाती उससे पहले अरुण ने कहा, मैंने उसे आज मसाज से छुट्टी दी है और उसे कुछ ऑफिस का काम दिया है, इसलिए आज वो मसाज नहीं करेगी। स्वरा ने कहा, ठीक है, मुझे भी फाइल दे दो, मैं भी काम में मदद करती हूं। अरुण ने कहा, हो गया है बस,
वह एक ही फाइल रह गई है, इसलिए तुम जाओ, मैं उसे भी भेज देता हूं। अरुण ने विहान को कॉल किया और कहा, अगर तुम्हारा आराम हो गया हो तो आ जाओ, डॉक्टर खुशी को अब जाना है। अरुण के कॉल करने के बाद में 5 मिनट में विहान अरुण के कमरे में कुछ फाइल लेकर आया और कहा, सर, ये कुछ फाइल है जो अभी आई हैं, आपको इसे भी देखना है। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं, तब तक ये फाइल लो, इन्हें इस फाइल के साथ क्रॉस चेक करके देखो सब कुछ सही है या नहीं। विहान फाइल लेकर सोफे पर बैठ गया। खुशी भी अरुण के सामने बेड पर बैठकर फाइल अरेंज कर रही थी। अरुण अपना काम कर रहा था। सभी अपने कामों में व्यस्त थे। किसी का भी ध्यान स्वरा के तरफ नहीं था, इसलिए स्वरा ने वहां से जाने इसे समझा और वहां से चली गई। स्वरा के जाने के कुछ देर बाद ही विहान को भी किसी का कॉल आया। मैंने कॉल उठाया और जो फाइल उसे अरुण ने दी थी उसे क्लोज किया और उसने खुशी से कहा, कुछ देर। अरुण सर को क्या लगता है, देखो मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, तब तक तुमको संभाल लो। विहान के बात पर खुशी ने हां में सिर हिलाया और अपने फाइल अरेंज करने का काम करने लगी। 10 मिनट में खुशी की फाइल अरेंज हो गई। उसने देखा अरुण अभी भी काम कर रहा है। वह बेड को टीक कर मोबाइल में कुछ पढ़ने लगी। उसे विहान के आने तक अरुण को किसी चीज की जरूरत है या नहीं ये देखना था, इसलिए वह वहीं बैठकर कुछ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख कब लग गई उसे भी पता नहीं चला और वह वहीं बैठे बैठे सो गई। अरुण का काम लगभग खत्म ही होने वाला था, उसकी बस एक ही फाइल रह गई थी। वह फाइल को पूरा कर रहा था। अरुण को काफी देर से खुशी की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो खुशी सो गई थी। तभी अंदर विहान आ गया। विहान ने देखा खुशी वहीं बैठे बैठे सो गई है। खुशी को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी अरुण ने उसे हाथ के इशारे से रोका और वहां से जाने के लिए कहा। विहान ने कहा, आप इसका क्या करेंगे? अरुण ने कहा, इसे ऐसे सोने दे, मैं बाद में इसे लिटा दूंगा और तुम जाते वक्त दरवाजे वो अच्छे से लॉक कर लेना। विहान ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। जाते वक्त उसने दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया। अपना काम 5 मिनट में पूरा किया और सभी फाइल को अच्छे से टेबल पर रख दिया। टेबल पर रखने के बाद उसने जाकर दरवाजा अंदर से ठीक से लॉक कर दिया। अरुण बेड के पास आ गया। खुशी सो चुकी थी, इसीलिए उसने उसे बेड पर लिटाया और लाइट बंद करके वो भी उसके साथ सो गया। अरुण ने खुशी को अपने भों में ले लिया और उसे पीछे से हग करके सो गया। अगली सुबह खुशी की आंख खुली। खुशी ने देखा और किसी से चिपक कर किसी के बाहों में सो रही उसमें ऊपर सर करके देखा था, उसके सामने अरुण था। अरुण सोया हुआ था। खुशी जल्दी से अरुण से अलग हो गई। खुशी ने जल्दी से अपने कपड़े देखे। खुशी ने जब अपने बॉडी पर कपड़े देखे, उसने राहत की सांस ले ली। वो जल्दी से बेड से उठ गई। खुशी वहां से दबे पैर जाने वाली थी, तभी अरुण ने उसे कहा, तुम्हारी नींद खुल गई। लगता है तुम्हें मेरे बेड पर बहुत अच्छी नींद आई है, इसलिए तुम इतनी एनर्जेटिक लग रही हो। खुशी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं कल आपका काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी और शायद यही सो गई थी। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं मेरे कमरे में जाकर सो जाती। अरुण ने कहा, विहान और मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम ऐसे सोई हुई थीं कि जगने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसने तुम्हें बेड पर लिटा दिया और तुम्हें यहीं सोने दिया, पर पूरी रात तुमने मुझे परेशान किया, मुझे सोने नहीं दिया तुमने। तुम नींद में कितने अपने हाथ पर चलाती हो। खुशी ने कहा, ऐसे हो ही नहीं सकता, मुझे अच्छे से पता है, मुझे नींद में हाथ पैर चलाने की आदत नहीं है और मैं यहाँ सो गई थी तो फिर भी आपको मुझे उठाना चाहिए था। अगर किसी को पता चला मैं आपके साथ आपके कमरे में आप ही के बिस्तर पर सोई हूं तो लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। पहले तो आपकी गर्लफ्रेंड ही गलत सोचेगी। तभी अरुण के डोर की बेल बजी। खुशी ने कहा, लगता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब यह गलत सोचगी नहीं, सच में मुझे गाली देगी। अरुण ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाकर दरवाजा खोल लो। खुशी ने जाकर दरवाजा खोला तो सच में सामने स्वरा खड़ी थी। स्वरा ने कहा, क्या तुम मुझसे पहले आ गई? और तुम दोनों दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे थे? खुशी ने अपना नाम में सिर हिलाया। स्वरा ने कहा, ठीक है, तू मुझसे पहले आ ही गई हो, चलो हम अपना मसाज देने का काम शुरू करते हैं। खुशी ने कहा, मेरा ट्रीटमेंट का बैग मेरे कमरे में ही है, ऐसे कैसे तुम अपना बैग भूल कर आई हो? या रात को तुम यहीं सोई थी, अपने कमरे में गई नहीं थी?
खुशी ने कुछ नहीं कहा। खुशी की चुप्पी पर स्वरा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सोने की? मैं अभी दादी जी को जाकर बताती हूं। स्वरा वहां से दादी जी को बताने जा रही थी, तभी वहां दादी जी आ गई। दादी जी को देखकर स्वरा ने कहा, अच्छा हुआ आप यही आ गई, मैं आपके पास आ रही थी, मुझे आपको कुछ बताना है। दादी जी ने कहा, कहो क्या बताना है तुम्हें मुझे? स्वरा ने कहा, यह खुशी यही प्रणा के कमरे में सो गई थी, बल्कि मैं अरुण की गर्लफ्रेंड हूं, मेरा हक है उस पर ये ऐसे यहां सो सकती है। दादी जी ने खुशी की तरफ देखा। खुशी में अपना सिर नीचे जो खा लिया, उसके बाद दादी जी ने अरुण को देखा। अरुण ने कुछ नहीं कहा, उसने भी अपना सिर नीचे झुका लिया। दादी जी ने अरुण और खुशी से कहा, यह तुम्हारी आखिरी बार है ऐसी हरकत करने की, अगर दोबारा मुझे ऐसे दिखे अंजाम बहुत बुरा होगा। अरुण ने कहा, वह कुछ काम की वजह से रुकी थी और उसकी आंख लग गई, इसमें मेरी क्या गलती है? दादी जी ने कहा, यहां मैं किसकी गलती है, वह देखने नहीं आई, मुझे तुझसे कुछ काम है, इसलिए इन दोनों को यहां से बाहर भेज दो। अरुण ने स्वरा और खुशी को बाहर जाने के लिए कहा। स्वरा और खुशी दोनों ही बाहर चले गए। जैसे ही स्वरा और खुशी बाहर आ गई, स्वरा ने एक जोर से चाटा, खुशी के गाल पर मारा। और कहां? ध्यान रखना, आइंदा से मुझे कभी भी तुम अरुण के आसपास भी देखनी नहीं चाहिए, भले ही तुम उसकी डॉक्टरी क्यों ना हो। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। खुशी में अपने गाल पर हाथ रखा। स्वरा ने खुशी को जोर से थप्पड़ लगाया था, पर गलती खुशी की थी, इसीलिए खुशी चुप बैठ गई। स्वरा के हाथ के निशान खुशी के गाल पर छपे हुए थे। खुशी भी वैसे अपने गाल पर हाथ रखकर अपने कमरे में चली गई। खुशी और स्वरा के जाने के बाद दादी जी ने अरुण से कहा, खुशी रात को यहां क्या कर रही थी? अरुण ने कहा, वो विहान काम से बाहर गया था, इसलिए मेरे पास उसे रख कर गया था, पर वो लौट कर आने तक खुशी सो गई थी, इसलिए उसे यहीं सुला दिया था। दादी जी ने कहा, तुम सच कह रहे हो ना, मैं तुम्हारे बात पर भरोसा कर सकते हो या नहीं? अरुण ने कहा, मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, मैं सच कह रहा हूं। दादी जी ने कहा, मैं तुमसे या एक इंपॉर्टेंट बात करने आई हूं। अरुण ने कहा, बोले दादी जी, आपको मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है? दादी जी ने कहा, मैंने डॉक्टर खुशी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट का कल लास्ट दिन था। अरुण ने कहा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे क्यों नहीं बताएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? दादी जी ने कहा, यह कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हुआ था। मैंने उससे कहा था, अगर वो 2 महीने में तुम्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई तो उसे तुमसे शादी करनी होगी। हर कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन था और वह तो मैं अच्छे से ठीक नहीं कर पाई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अरुण ने कहा, आप ऐसे कैसे मेरे बिना मर्जी के किसी के साथ भी मेरी शादी की बात कर सकती हैं? दादी जी ने कहा, वह एक डॉक्टर है और वो तुम्हारा ख्याल रखना अच्छे से जानती है। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने यह भी लिखा है, अगर तुम्हारे जान को कुछ होता है तो उसे इस घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और ना तुम्हारे बिजनेस में कोई हिस्सेदारी। इसका मतलब तो यही होगा कि उसे तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखना ही होगा। अरुण ने कहा, क्या ये बात डॉक्टर खुशी जानती है? दादी जी ने कहा, उसे पता है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, बस मुझे बताना है कि कल कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन था और आज तुम दोनों की शादी है। अरुण ने कहा, पर मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, अगर उसको पता चला तो पता है ना क्या होगा। भी दादी जी ने कहा, तुम्हारी शादी के बाद सीक्रेट रहेगी, मैं किसी को भी तुम्हारी शादी के बारे में पता नहीं चलने देंगे, नहीं तो खुशी के जान को खतरा भी हो सकता है। अरुण ने कहा, फिर भी मैं ऐसी लड़की शादी नहीं करना चाहता जो पहले से ही इस घर में मेरे साथ शादी करने के सपने देख कर आई हो। मुझे नफरत है ऐसी लड़कियां से। मुझे नहीं लगा था कि डॉक्टर खुशी ऐसी निकलेगी। दादी जी ने कहा, वह एक अच्छी लड़की है। जब सब लोगों ने तुम्हारा इलाज करने के लिए मना किया था, तब वही थी जो तुम्हारा इलाज करने के लिए सामने आई थी, और उसी की वजह से हॉस्पिटल में एक बार तुम्हारी जान बची है। तुम्हें एक बार तो उसके बारे में सोचकर देखना चाहिए। अरुण ने कहा, मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं करनी ऐसे लड़की के साथ शादी, इससे अच्छा है मैं कुंवारा रहूं। दादी ने कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी होगी, मैं कब तक हुए हमारा ख्याल रखने के लिए? अरुण ने कहा, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अरुण के बात पर दादी जी हंसी और कहा,
एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है, तो तुम कैसे मुझे रोकोगे? तुम मेरे कहने पर उससे शादी कर लो। अगर आगे जाकर तुम्हें और तुम्हारे लिए सही नहीं लगे तो तुम 6 महीने बाद उसे डिवोर्स ले सकते हो। अरुण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। हम दोनों के शादी के बारे में किसी को भी कोई भी पता नहीं चलना चाहिए। दादी जी ने कहा, तुम्हारी शादी सीक्रेट रहेगी, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक तुम दोनों ना चाहो। इतना कहकर दादी जी खुशी के कमरे में चली गई। खुशी ने अभी अभी शावर लिया था और वह अपने बाल सेट कर रही थी। दादी जी खुशी के पास गई। दादी जी ने खुशी से कहा, हम दोनों के बीच में जो कांड हुआ था वह कभी खत्म हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम अरुण को 2 महीने में ठीक नहीं कर पाई, इसलिए अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी। खुशी ने कहा, पर मैं उन्हें ठीक कर पाते, अगर उनका फिर से एक सेंड नहीं हुआ होता तो उनका फिर से एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाई। अगर आप मुझे और 1 महीना देगी तो मैं उन्हें अच्छे से ठीक कर पाऊंगी। दादी जी ने कहा, अब बस हो गया, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें उससे शादी करनी होगी। खुशी ने कहा, पर मैं शादी नहीं करना चाहती, उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मेरे सामने मेरा कैरियर भी है। दादी जी ने कहा, शायद तुम भूल गई हो, तुमने मुझसे पैसे लिए थे। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें अभी के अभी मुझे मेरे सारे पैसे लौटाने होंगे। खुशी ने कहा, मैं अभी इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगी? अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं तो मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगी इसके बदले में। दादी जी ने कहा, तुम्हारे पास दोपहर 2 बजे तक का वक्त है। 2 बजे अगर तुम पैसों का इंतजाम कर पाई तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी अरुण से शादी करने के लिए, पर अगर तुम पैसे लौटा नहीं पाई तो तुम्हें अरुण से शादी करनी होगी। इतना कहकर दादी जी वहां से चली गई। दादी ने वकील को कॉल किया और कहा, क्यों, दोपहर को एक शादी की अरेंजमेंट कर दे। दादी जी ने सभी बैंक वालों को फोन करके कहा था कि उनमें से कोई भी खुशी का लोन अप्रूव ना करें। दादी जी के जाने के बाद खुशी बहुत टेंशन में आ गया। वो इतने कम समय में पैसों का बंदोबस्त कैसे करेंगी? खुशी के दोस्त भी नहीं थे जिनसे वो इतनी बड़ी रकम मांग पाए। खुशी के सामने अब एक ही रास्ता था, वो बैंक से लोन ले। खुशी ने बैंक माई लोन के लिए अप्लाई किया। आधे घंटे बाद उसे मेल आया कि उसका पहला लोन अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको अभी लोन नहीं दे सकते। खुशी उस मैसेज को देखकर बहुत हताश हो गई। खुशी ने और भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, पर हर तरफ से उसे ना में ही जवाब मिला। खुशी को एव समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किससे पैसे ले। वक्त बिता जा रहा था, पर खुशी के सामने अभी तक पैसों के बारे में कोई भी रास्ता नहीं आया था। खुशी के सामने अब अरुण से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। खुशी ने शादी के बारे में बहुत सोचा। खुशी का आज हॉस्पिटल जाने में भी मन नहीं लग रहा था। उसने हॉस्पिटल में कॉल कर कर छुट्टी ले ली। देखते देखते घड़ी में 1 बज गए। खुशी पूरे कमरे में यहां वहां घूमकर ही सोच रही थी कि क्या करें, शादी करें या किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करें। पर उसके सामने पैसों का बंदोबस्त करने के लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं था। खुशी ने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। उसने डॉक्टर आनंद को कॉल किया। आनंद ने पहले रिंग में कॉल नहीं उठाया। खुशी ने फिर से डॉक्टर आनंद को कॉल किया। इस बार आनंद ही कॉल उठाया और कहा, कैसे याद किया, बहुत दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई? खुशी ने कहा, मुझे तुझसे एक काम था, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, क्या तुम मुझे दे सकते हो? डॉक्टर आनंद ने कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मासी ने कहा, मुझे 20 लाख की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? आनंद ने कहा, तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? खुशी ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, अगर तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो, जब मेरे पास आएंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगी। आनंद ने कहा, मेरे पास 20 लाख तो नहीं पर 10 लाख है, अगर तुम्हें चाहिए हो तो बता देना, मैं भेज देता हूं। खुशी ने कहा, अगर और थोड़े मिल जाते तो अच्छा होता, 10 लाख से काम नहीं होगा। आनंद ने कहा, और पैसे मिल सकते हैं पर मुझे थोड़ी देर लगेगी, मेरे पास घर के कागज थे, उससे लोन अप्रूव हो जाएगा तो उसमें पूरा दिन लगेगा, अगर उतना हो तो रुक सकती हो तो मैं तुम्हें भेज करके दे सकता हूं। खुशी अपने फायदे के लिए किसी का घर उसके हाथ से छीन ले जाने देती। खुशी ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं किसी और से मिलते हैं या नहीं यह देखती हूं। इतना कहकर खुशी ने कॉल रख दिया। खुशी यहां से वहां घूम रही थी।
तभी उसके दिमाग में एक आदमी के बारे में आया जो उसकी मदद कर सकता था। खुशी जल्दी से अपने कमरे से बाहर गई। खुशी प्रताप को यह वह देखने लगी। उसने एक मेड से पूछा, प्रताप कहाँ है? मेड ने कहा, मैंने सर को उनके कमरे में देखा था, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए, वह आपको वहीं मिल जाएंगे। खुशी प्रताप को ढूंढने उसके कमरे की तरफ चली गई। उसे प्रताप उसके कमरे में मिल गया। प्रताप लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। खुशी ने दरवाजा नॉक किया और कहा, मैं अंदर आऊं। प्रताप ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे दरवाजे पर खुशी दिखाई थी। प्रताप ने कहा, अंदर आ जाओ। खुशी कमरे के अंदर चली गई। प्रताप ने खुशी से कहा, क्या काम था? तुमने कैसे मुझे याद किया? खुशी ने कहा, दरअसल मुझे आपसे कुछ चाहिए था, क्या आप मुझे देंगे? प्रताप ने इशारे से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? खुशी ने कहा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं जल्दी आपको लौटा दूंगी। प्रताप ने कहा, कितने पैसे चाहिए और किस काम से चाहिए? खुशी ने कहा, 20 लाख रुपए चाहिए। प्रताप ने कहा, 20 लाख में कितने जीरो लगते हैं यह भी पता है ना तुम्हें? तुम मुझसे इतनी बड़ी रकम मांग रही हो, वह गेम बिना फेवर के मैं कैसे दूंगा तुम्हें इतनी बड़ी रकम? खुशी ने कहा, मैं आपको क्या फेवर कर सकती हूं? प्रताप ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 हफ्ता मेरे साथ गुजरो और मुझे खुश कर दो, तुम्हें रकम लौटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुशी ने कहा, मैं नहीं कर सकती और मुझे आपके पैसों की भी कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो वहां से भागने वाली थी, पर प्रताप ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने ओर खींच लिया। प्रताप खुशी के करीब गया। प्रताप ने खुशी से कहा, मेरी ऑफर में बुराई है? क्या है? रानी बन जाओगी तुम। 20 लाख तो कुछ भी नहीं है, तुम दिन के कितने भी लाख उड़ा सकती हो। किसी और के साथ रहकर तुम इतना कर भी नहीं सकती जितना तुम मेरे साथ रहकर कर सकती हो, और मैं तुम्हें बस 1 हफ्ता ही कह रहा हूं, ज्यादा भी नहीं। इतना कहकर प्रताप उसे किस करने जा रहा था। खुशी ने प्रताप के मुंह को नोटिस कर लिया और वह किस कर पाता उससे पहले उसने प्रताप के पैर पर अपना पैर जोर से मारा। उसके हाथ से छूटकर बाहर भाग गई। जैसे मानसी प्रताप के कमरे से कुछ दूर आ गई, उसे सामने से आकर समर ने रोका। खुशी ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे क्यों रोका है? समर ने कहा, मैंने सुना है तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। मेरे लिए पिछला तुम्हें देना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 लाख तो मेरे हाथ का मेल है, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। खुशी ने कहा, मुझे किसी की कोई भी बात नहीं माननी है। समर ने कहा, मेरी बात तो एक बार सुन लो, मैं तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए नहीं कह रहा। खुशी ने कहा, बोलो क्या बात है? समर ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे एक वारिस दे दो, बस मैं इतना ही तुमसे चाहता हूं। उसके बदले तुम जो चाहे वह मुझसे मांग सकती हो। खुशी ने कहा, मैं यह नहीं कर सकती। एक शादी से भागने के लिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। समर ने कहा, एक बार सोच कर देखो, मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त देता हूं। तुम जितना चाहे उतना वक्त सोचने के लिए ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। खुशी एक शादी से बचने के लिए पैसों का इंतजाम कर रही थी। एक शादी से बचने के लिए दूसरी शादी तो नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने समर से कहा, तुम मेरे साथ शादी करने के बारे में भूल जाओ। मैं अभी किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती कि मैं किसी के साथ रिश्ता भी बनाना नहीं चाहती हूं, और मुझे आपके पैसे भी नहीं चाहिए। आपके पैसे आप अपने पास ही रखें। इतना का करना शिवा से अपने कमरे की तरफ चली गई। खुशी ने कमरे के अंदर आकर अपना दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर आकर रोने लगी। कैसी उसकी किस्मत थी, वह भी अभी अपने कैरियर की ओर बढ़ रही थी। तभी उसके सामने यह शादी करने का वक्त आ गया। खुशी को अब न चाहते हुए भी अरुण से शादी करनी होगी। मानसी कमरे के अंदर कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी खुशी का कमरा किसने नॉक किया। खुशी जल्दी से उठी। खुशी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा खुशी के सामने दादी जी और कुछ मेड खड़ी थी। मेड के हाथ में कुछ बॉक्स रखे हुए थे। खुशी ने जैसे दरवाजा खोला, दादी जी मैडम के साथ अंदर आई। दादी जी ने मैड से कहा, सारा सामान वहां बेड पर रख दीजिए। मैड ने सारा सामान बेड पर रख दिया और वह लोग वहां से चले गए। खुशी ने दादी जी से कहा, यह सब क्या है और आपने ये किसके लिए लाया है? दादी जी ने खुशी को घड़ी की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, 2 बज गए हैं, तुम्हारा दिया हुआ वक्त खत्म हो। अरुण और तुम्हारी शादी है। अब यह कपड़े पहन लो और जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम्हारी शादी है।
मैंने वकील को पहले से बुलाया है, इसलिए तुम रेडी होने में ज्यादा वक्त मत लगाना। 10 मिनट में रेडी होकर बाहर आ जाओ, मैं खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। खुशी ने कहा, क्या आप मुझे एक बार मौका नहीं दे सकती? सच में शादी नहीं करना चाहती हूं, बस आप मुझे 9 महीने का वक्त है दीजिए। दाद जी ने कहा, अब तुम्हें जो भी करना है अब तुम शादी होने के बाद करो। खुशी न चाहते हुए भी वह कपड़े उतारे और बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। खुशी ने अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज कर लिए और वो सबको दिखाने के लिए बाहर आ गई। उसके पास सावित्री जी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। खुशी ने वॉशरूम में जाकर कपड़ों की तरफ देखा। उसका बिल्कुल भी मान नहीं हो रहा था कपड़े पहनने का। खुशी बहुत देर उन कपड़ों को देखती रही। बाहर से उसे दादी जी की आवाज आई, हुआ अंदर हो। जैसे ही दादी जी की आवाज आई, खुशी ने कपड़े उठाए और उसे पहनने लगी। या नहीं तुम्हारा, कितनी देर से तुम? खुशी ने जल्दी से कपड़े पहन लिए और बाहर आ गई। बाहर दादी जी बैठी हुई थी। दादी जी ने कहा, अब जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खुशी सावित्री जी के साथ चली गई। सावित्री जी खुशी को लेकर अरुण के कमरे में गई। कमरे में अरुण, फोटोग्राफर और 2 लॉयर थे। वो कब से खुशी का इंतजार कर रहे थे। जैसे खुशी कमरे के अंदर आ गई, अरुण उसे घूर कर देख रहा था। खुशी ने अरुण की घूरती नजरें देख ली। खुशी समझ गई अरुण बहुत गुस्से में है। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। दादी जी ने खुशी को कहा, यहां सोफे पर आकर बैठो। खुशी जाकर सोफे पर बैठ गई। लॉयर ने खुशी के सामने कुछ पेपर रखे और उस पर साइन करने के लिए कहा। खुशी ने पहले पेपर को देखा और फिर दादी जी और अरुण को देखा। अरुण अभी भी उसके तरफ गुस्से से देख रहा था। खुशी ने अपनी नजरें हटाकर पेपर को देखा। लॉयर ने कहा, जल्दी कीजिए, पहले बहुत देर हो चुकी है। हमें कोर्ट में जाकर इसे आज ही रजिस्टर करना है। जल्दी से साइन कर दीजिए। खुशी ने पेन उठाया, पर खुशी के हाथ कांप रहे थे। अरुण ने देखा खुशी के हाथ कांप रहे हैं। अरुण पहले से उसे गुस्से से देख रहा था। उसे और गुस्सा आ गया। अरुण ने खुशी से कहा, क्या तुम्हें ठीक से पेन पकड़ना भी नहीं आता? अरुण के आवाज से खुशी डर गई। खुशी ने वैसे कांपते हाथों से पेन उठाया और उन पेपर पर साइन करने लगी। खुशी ने उन पेपर पर साइन करने के बाद लॉयर ने पेपर अरुण के सामने रखे। अरुण ने पहले से पेपर पढ़े थे, इसलिए अरुण ने भी पेन ले लिया और डायरेक्टली उन पर साइन कर दिए। साइन होने के बाद लॉयर ने अरुण से पेपर ले लिए और लॉयर ने अरुण से कहा, आप दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाने के लिए एक साथ एक फोटो खींचनी होगी। अरुण ने कहा, फोटो खींचना जरूरी है, अगर हम फोटो ना खींचे तो वो लॉयर ने कहा, इस पर आप दोनों का फोटो होना जरूरी है, तभी मैरिज सर्टिफिकेट बन पाएगा। अरुण ने कहा, आपको जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे और भी काम है। लॉयर ने खुशी से कहा, आप आकर इनके पास सोफे पर बैठ जाइए। लॉयर की यह बात सुनकर खुशी डर गई। खुशी डरते डरते अपनी जगह से उठी और अरुण के पास जाने लगी। मानस डरते डरते अरुण के पास गई। खुशी जाकर अरुण के बगल में बैठ गई। खुशी और अरुण में बहुत फासला था। फोटोग्राफर ने खुशी और अरुण को पास बैठने के लिए कहा। खुशी अरुण के थोड़े और पास गई। फोटोग्राफर ने खुशी से कहा, आप थोड़ा उन्हें चिपक कर बैठे। खुशी अरुण के और पास गई और उसे चिपक कर बैठ गई। अरुण ने एक नजर खुशी को गुस्से से देखा। मानसी अरुण के ऐसे देखने से डर गई, उससे थोड़ा दूर हटने लगे। तभी फोटोग्राफर ने अरुण से कहा, आप थोड़ा मुस्कुराइए दोनों। खुशी ने अपने चेहरे पर बनावटी हंसी लाई। अरुण ने भी अपने चेहरे पर बनावटी हंसी लाई। फोटोग्राफर ने जल्दी से उनकी एक फोटो खींच ली। दादी ने फोटोग्राफर से कहा, अरुण और खुशी और एक फोटो खींचो जैसे मैं कहती हूं। फोटोग्राफर ने हां में सिर हिलाया और फिर से अपना कैमरा सेट किया। दादी जी ने अरुण से कहा, तुम उसके कंधे पर हाथ रखो। अरुण ने कहा, दादी इसकी की क्या जरूरत है, इन लोगों को एक फोटो तो मिल गई ना। दादी ने कहा, यह फोटो मुझे चाहिए, इसलिए मैं जो कहती हूं वैसे करो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। दादी के बात पर अरुण चुप हो गया और उसने एक बार खुशी की तरफ देखा। खुशी ने अपने नजरें नीचे की हुई थी। अरुण ने जल्दी से खुशी के कंधे पर हाथ रखा और उसका मुंह एक हाथ से सामने किया। फोटोग्राफर ने कहा, थोड़ा स्माइल आए। जैसे खुशी और अरुण ने घोड़ी मुस्कुराहट दे दी। फोटोग्राफर ने उन दोनों की फोटो खींच ली। फोटो खींचने के बाद दादी जी ने फोटोग्राफर से कहा,
मुझे इन फोटो की एक एक कॉपी अपने लिए चाहिए। फोटोग्राफर ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए एक एक कॉपी निकाल देता हूं। अरुण ने कहा, मेरे लिए भी एक एक कॉपी निकालो, मुझे भी प्रूफ रखना हो इस शादी का। फोटोग्राफर ने कहा, ठीक है, आप दोनों के लिए एक एक कॉपी निकाल देता हूं। फोटोग्राफर ने जल्दी से वहीं उन दोनों को फोटो की एक एक कॉपी दे दी। एक कॉपी लॉयर को दे दी मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाने के लिए। जब खुशी और अरुण की शादी की प्रोसेस पूरी हो गई, प्रणाम में सबसे कहा, यहां जो भी हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली मेरी शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अगर यह बात यहां से लीक हो गई तो आप सबको अंजाम पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चले गए। उन लोगों के जाने के बाद खुशी भी वहां से जाने लगी। अरुण ने खुशी को रोका और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रुक जाओ। दादी जी ने कहा, तुम दोनों बात तो करो, मैं चली जाती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। अरुण ने कहा, वैसे भी मुझे आपसे नहीं से इसने बात करनी थी। दादी जी वहां से चली गई। अरुण ने रिमोट से कमरे का डोर लगा दिया। अरुण ने खुशी को पास बुलाया। खुशी पहले से डरी हुई थी उसकी बड़ी, अब डर की वजह से कांपने लगी। वो वैसे ही अरुण के पास चली गई। जैसे खुशी अरुण के पास गई, अरुण ने खुशी को गोद में खींच लिया और मासी को कसकर पकड़कर अपनी गोद में बिठाया। खुशी ने छूटने की कोशिश की तो अरुण ने उसे कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें मुझे छोड़ने के? ये शादी तूने मेरे साथ पैसों के लिए की है ना, नहीं तो तुम मेरे जैसे अपाहिज से क्यों शादी करती? खुशी ने कहा, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने आपसे पैसों के लिए शादी नहीं की है, मुझे आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के वजह से आपसे शादी की है। अरुण ने कहा, तुम्हें पता था कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, फिर भी तुम मेरा इलाज करने के लिए रेडी हो गई, इसका मतलब तो यही चाहती थी मुझसे शादी करना। खुशी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे पता था मैं आपको ठीक कर पाऊंगी, पर ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। अरुण ने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं तुम पर भरोसा भी करना नहीं चाहता। इतना कहकर अरुण ने खुशी को अपने और करीब खींच लिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। खुशी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर अरुण उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, उल्टा अरुण और जबरदस्ती और फोर्सफुली किस कर रहा था। खुशी को अब अरुण के किस की वजह से अपने होठों में दर्द होने लगा। खुशी अरुण को खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी। अरुण ने खुशी को अपने बाहों से छूटने नहीं दिया। खुशी को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी और वो वहीं अरुण के गोद में बेहोश हो गई। प्रणाम को जब एहसास हुआ कि खुशी कोई हरकत नहीं कर रही, तब उन्होंने खुशी को छोड़ दिया और देखा तो खुशी बेहोश हो चुकी थी। अरुण ने कहा, तुम तो इतने में ही बेहोश हो गई, तुम्हें मैं तो आगे बहुत कुछ सहना है, मेरे साथ शादी करके रहना इतना भी आसान नहीं है, यह तुम्हें आगे पता चल जाएगा। अरुण ने खुशी को अपने बाहों में उठाया, उसे बेड पर लिटा दिया। मानसिंह को और बेड पर लिटाने के बाद अरुण अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद खुशी को होश आ गया। मानसी उठकर बेड पर बैठ गई। उसने सामने देखा, उसके सामने अरुण सोफे पर बैठा हुआ था। खुशी ने घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 5 बज गए थे। वो यहाँ 2:30 पर आई थी। मानसी जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने अरुण से कहा, मुझे अभी जाना है। अरुण ने कहा, हमारी आप शादी हो चुके हैं, इसीलिए अब से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी और जो मैं कहूंगा वहीं तुम करोगी। खुशी ने बस हमें अपना सिर हिलाया। अरुण ने कहा, अब तुम जा सकती हो, मुझे भी कुछ काम है, पर जाते वक्त विहान को अंदर भेज देना। मासी ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। खुशी ने बाहर आकर देखा, बाहर विहान खड़ा था। खुशी ने विहान से कहा, अरुण सर ने आपको अंदर बुलाया है। विहान ने कहा, ठीक है मैं जाता हूं। इतना कहकर विहान अंदर चला गया। खुशी अरुण के कमरे से सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर ली। उसने दूसरे कपड़े पहने और वह फ्रेश होकर बाहर चली आई। बाहर आकर खुशी आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने एक बार खुद को आईने में देखा और खुद से ही कहा, देखो आज तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फेर चुका है, बस कुछ ही घंटों में तुम एक शादीशुदा बन गई हो।
वह भी ऐसे इंसान से शादी की है जिसे तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, पर अब शादी की है तो निभानी तो होगी ही। इतना कहते ही खुशी की आंखों से आंसू निकल आए। खुशी के सामने बार बार थोड़ी देर पहले वह किस याद आ रहा था जिससे उसे बस तकलीफ हो रही थी। उस किस में कोई भी इमोशन नहीं थे। खुशी बस यह सब सोच सोच कर रोए जा रही थी। कुछ देर बाद खुशी ने खुद को शांत किया और जाकर अपना मुंह धो लिया। उसने खुद के लिए कॉफी बनाई। आज खुशी ने ना सुबह नाश्ता किया था, ना दोपहर को लंच किया था। वह इतनी परेशान थी कि उसे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। खुशी को अब भूख भी लग रही थी। डिनर में अभी बहुत वक्त था। खुशी ने खाने के लिए उसके बैग में कुछ ढूंढना शुरू किया। खुशी को अपने बैग में कुछ बिस्किट के पैकेट मिले। खुशी में पैकेट ले लिए और वो बिस्किट कॉफी के साथ खाने लगी। यहां बहुत दिनों बाद आदित्य अपने कमरे से बाहर निकला था। आदित्य अब पहले से बहुत बेटर फील कर रहा था। आदित्य बाहर निकलकर पहले अरुण के कमरे में गया और विहान कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे। आदित्य ने कहा, क्या मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकता हूं? अरुण ने कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए था, तुम यहां क्यों आ गए? आदित्य ने कहा, मैं कमरे में बैठकर बोर हो रहा था, इसलिए मैं यहां चला आया। अरुण ने कहा, फिर भी तुम्हारी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो तुम्हें ऐसे अकेले बाहर घूमने नहीं आना चाहिए। आदित्य ने कहा, भाई मैं पहले से काफी ठीक हूं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहा था इसलिए मैं आ गया। अरुण ने कहा, ठीक है, अब तुम आ गए हो तो कुछ देर बैठो, हम बैठकर कुछ बातें करते हैं। आदित्य, अरुण और विहान सोफे पर बैठ गए। आदित्य ने एक मैड सबके लिए कॉफी लाने के लिए कहा। वो मैड कुछ ही देर में सबके लिए कॉफी लेकर आ गई। आदित्य ने कॉफी पीते पीते विहान से कहा, तुमने पता लगाया है तेरा किसने किया था, पर क्यों किया था? विहान ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं पता करने के लिए, पर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आदित्य ने कहा, जल्दी पता करने की कोशिश करो, आखिर कौन है सबके पीछे, घर में से कोई है या बाहर वालों को ही है? विहान ने कहा, मैंने अपने लोगों को काम पर लगा दिया है, को पता करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी पता लगा लेंगे। उन लोगों की बातें काफी देर तक चल रही थीं। डिनर का वक्त हो चुका था। विहान दोनों को लेकर नीचे डाइनिंग एरिया में गया। सब लोग पहले से डिनर करने के लिए आए थे। सब फैमिली एक साथ डिनर कर रही थी। सबको एक साथ देखकर अरुण ने कहा, मुझे सब लोगों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग आगे भी ऐसे ही साथ रहेंगे। सब लोगों ने कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, फैमिली की तरह। इतना कहकर सब लोग खाना खाने लगे। अरुण की नजर खुशी के ऊपर गई। खुशी चुपचाप खाना खा रही थी। खुशी आज न किसी से ज्यादा बात कर रही थी, न किसी को ज्यादा देख रही थी। अरुण के साथ साथ प्रताप और समर की नजरें भी खुशी को ही देख रही थीं। निश्चित जाने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उन्हें प्रताप ने खुशी से कहा, क्या हुआ, तुम आज बहुत चुप हो? खुशी ने प्रताप के बाद का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसने सबसे कहा, मेरा हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अरुण, समर, आदित्य और विहान उसे वहां से ऐसे जाते हुए देख रहे थे। बाकी लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और अपना अपना खाना खाने लगे। खुशी वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई। खुशी को उसके तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे और उसका सर भी भारी हो रहा था। खुशी अपने रूम में जाकर सो गई। यहां अरुण विहान को लेकर गार्डन में टहलने के लिए गया। कुछ देर बाद गार्डन में ठहरने के बाद अरुण विहान को उसके कमरे में लेकर आया। कमरे में आकर अरुण अपना काम करने लगा। यहां स्वरा खुशी के कमरे में आ गई। उसने देखा खुशी के कमरे का दरवाजा ओपन है। वह सीधे अंदर चली गई। स्वरा ने मासी को आवाज दी। खुशी ने कहा, बोलो क्या बात है? स्वरा ने कहा, 9 बज गए हैं क्या? तुम आज मसाज देने नहीं जाने वाली हो? खुशी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक काम कर लो, आज तुम ही जाओ, वह सारा सामान रखा हुआ है। स्वरा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने वहां से सारा सामान उठाया और वह अरुण के कमरे की तरफ चली गई। स्वरा ने अरुण के कमरे का दरवाजा खोला। उसने अंदर देखा, अरुण और विहान कुछ काम कर रहे थे। विहान ने देखा स्वरा अकेले ही ट्रीटमेंट का सारा सामान लेकर आई है। विहान ने कहा, आज डॉक्टर खुशी नहीं आई। स्वरा ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने मुझे कहा है तुम जाकर मसाज कर लो।
अरुण ने विहान से कहा, इसे कहो या से जाए, मुझे कुछ काम है, मैं आज मैसेज नहीं करना चाहता। स्वरा ने कहा, तुम मेरे साथ आज ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरुण ने कहा, प्लीज यहां से जाओ, मुझे सच में मुझे काम है, मैं तुम्हारे साथ आज बात करने के मूड में नहीं है, प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरुण की बात सुनकर स्वरा ने कहा, तुम हर वक्त मेरे पर गुस्सा करते हो और हर वक्त गुस्से में रहते हो, इससे अच्छा है मैं यहां से चली जाऊं। अरुण ने कहा, मैं इतनी देर से तो यही कह रहा हूं कि तुम यहां से चली जाओ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। अरुण की ऐसी बातें सुनकर स्वरा वहां से चली गई। स्वरा के जाने के बाद अरुण ने विहान को डोर लॉक करने के लिए कहा। विहान जल्द से जाकर डोर बंद कर दिया और फिर वह अरुण के पास आ गया। अरुण ने विहान से कहा, मुझे खुशी के बारे में अपडेट दो। अरुण ने विहान को खुशी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा था। अरुण जानना चाहता था खुशी का आज का दिन कैसे रहा और क्या वह सच में बीमार है, क्योंकि आज उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। विहान के सिक्योरिटी टीम ने विहान को पहले ही जो हुआ था उसके बारे में सब बता दिया था। मां से आज पूरे दिन में कहां कहां गई, उसके किसके साथ क्या क्या बातें हुई, वह सब कुछ उन लोगों ने विहान को बताया हुआ था। विहान सुबह से लेकर अब तक की सारी बातें अरुण को बता दी। अरुण ने कहा, यह लड़की सच में पागल है, पैसे भी मांगने गई तो किसके पास गई, सच मैं इसमें दिमागी नहीं है। विहान ने अरुण को यह भी बता दिया कैसे दादी जी ने जानबूझकर खुशी को लोन ना मिलने की पूरी तैयारी कर दी थी। इन सब से अरुण को यह समझ आया कि खुशी ने जानबूझकर उसके साथ शादी नहीं की, उसे शादी के लिए मजबूर किया गया था। वह तो खुशी को ही गलत समझ बैठा था और उसके साथ ऐसी हरकत कर दी। अरुण को आप अपने दोपहर के हरकत को लेकर पछतावा होने लगा। उसने विहान से कहा, मुझे दादी जी के पास लेकर जाओ, मुझे अभी उनसे कुछ बात करनी है। विहान अरुण को दादी जी के कमरे में लेकर गया। अरुण ने देखा दादी जी जो दोपहर को फोटोग्राफी की थी उन्हें देख रही थीं और उन पर हाथ फिरा रही थी। अरुण ने दरवाजे से ही दादी जी से कहा, आप ये क्या कर रही हैं? दादी जी ने कहा, कुछ नहीं, तुम दोनों की फोटो देख रही हूं, कितने प्यारे लग रहे हो दोनों फोटो में। प्रणाम। दादी जी से कहा, फोटो रखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहां आया हूं। दादी जी ने दोनों की फोटो अलमारी में रख दी और उन्होंने अरुण से कहा, बोलो क्या बात करनी है? अरुण ने सीधे दादी जी से कहा, आपने क्यों ऐसा किया? क्यों आपने मेरी शादी खुशी से करवाई? दादी जी ने कहा, वह एक अच्छी लड़की है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी उससे करवाई। अरुण ने कहा, पर आपको उसके साथ जबरदस्ती करके क्या मिला? दादी जी हैरानी से अरुण की तरफ देखने लगी। अरुण ने कहा, मुझे सब पता चला है, कैसे आपने सब बैंक वालों को कहा था कि कोई भी मासी को लोन ना दें। आपने उसे पूरी तरह मजबूर किया था मुझसे शादी करने के लिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादी जी ने कहा, मैंने जब उसे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था तभी मैंने तय किया था मेरी शादी तुमसे करवाऊंगी। तुम्हें एक केयर टेक के साथ एक डॉक्टर की भी जरूरत थी जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखें। वह दोनों क्वालिटी मुझे इस लड़की में दिखी, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारी शादी में से करूंगी। इसलिए मैंने उसके साथ 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैंने चाहती थी कि वह लड़की मेरे हाथ से जाए, इसलिए मैंने बैंक वालों से कहकर उसको रुकवा दिया था। पर मैं और करते भी क्या, वर्तमान भी नहीं रही थी शादी, तो वह मुझसे और थोड़ा वक्त चाहती थी तुम्हें ठीक करने के लिए। अरुण ने कहा, माना कि आपने यह सब मेरे खुशी के लिए किया, पर फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको जैसे मेरी खुशी का ख्याल है वैसे आपने एक बार उसके किसी खुशी का भी ख्याल किया होता, शायद ये शादी नहीं होती। दादी जी ने कहा, मुझे जो ठीक लगा वह मैंने किया। अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तुम दोनों को ही शादी को निभाना होगा। इतना खाकर दादी जी ने अरुण को कुछ दिया और कहा, तुम्हारी मां की आखिरी निशानी है, उसने जाते वक्त मुझे दी थी। और कहां था? मेरी बहू को दे देना। अरुण ने दादी के हाथ से वह चीज को ले लिया। उसने देखा तो उसमें एक डायमंड नेकलेस था जो उसकी मां ने अपने बहू के लिए बनवाया था। अरुण ने उस नेकलेस पर अपने हाथ फिराए। अरुण की आंखों से आंसू आ गए। अरुण ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और नेकलेस लेकर वहां से बाहर चला गया। नेहा ने अरुण को उसके कमरे में छोड़ दिया। अरुण ने अंदर से अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। उसने उस नेकलेस को बेड पर रख दिया।
अरुण ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वो शावर लेने चला गया। वह कुछ ही देर में शावर लेकर बाहर आ गया। उसने अपने बाल सुखा लिए। बाल सुखाने के बाद प्रणाम खुशी और उसके कमरे के सीक्रेट डोर के पास गया। उसने उस दरवाजे को खोला और वह खुशी के कमरे में गया। उसने देखा खुशी बेड पर सो रही है। वो खुशी के पास गया। उसने देखा खुशी ने अपने ब्लैंकेट ओढ़ लिया है। प्रणाम खुशी के पास बैठ गया। उसने खुशी के मुंह से ब्लैंकेट हटाया। मां से गहरी नींद में जा चुकी थी। अरुण ने खुशी के चेहरे पर हाथ फिराया और फिर खुशी के होठों पर हाथ फिराया और कहा, मैंने तुम्हें आज बहुत तकलीफ दी है ना, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानता था, तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया है। मुझे तो लगा तो पैसों की वजह से मुझसे शादी कर रही हो। आज जो हमने शादी की है उस शादी को पूरी तरह से निभाने की कोशिश जरूर करूंगा। अरुण ये जो कुछ कह रहा था पर खुशी उसकी एक भी बात सुन नहीं रही थी। वह पूरी तरह गहरी नींद में थी। नहीं, खुशी के पास लेट गया। उसने खुशी के चेहरे पर से बाल पीछे किए और उसके माथे पर किस कर दिया और कहा, तुम आज से मेरी बीवी हो, पर मैं लोगों के सामने तो मेरा भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब सही वक्त आएगा सबको तुम्हारी पहचान बता दूंगा। अब जैसे चल रहा है मैं तब तक वैसे ही चलने दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखना। मुझे कभी भी धोखा देने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारा धोखा सह नहीं सकता। इतना कहकर अरुण ने खुशी को अपने गले से लगा लिया और आपने हो तो उसके होठों पर रख दिए, पर हल्के से उसके होठों पर किस कर दिया। अरुण खुशी को हक कर वहीं सो गया। ओ कैसे शादी की पहली रात अपने पत्नी को छोड़कर अकेला कैसे सो सकता था। सुबह के 5 बजे प्रणब की आंख खुली। अरुण ने घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 5 बजे थे। उसने एक बार खुशी की तरफ देखा। खुशी अभी तक सो रही थी। अरुण बेड से उठा, अपने कमरे में चला गया, इससे पहले कि खुशी जाग जाती। वजह से चल रहा है वैसे सब जने देना चाहता था। अगर किसी को भनक भी लग जाती कि मासी और उसके बीच में कुछ है तो लोग खुशी को भी नहीं छोड़ते। अरुण आकर अपने कमरे में सो गया। खुशी की आंख सुबह 6:30 पर खुल गई। मानसी उठी और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गई। खुशी में ट्रीटमेंट का सामान कल स्वरा को दिया था, इसलिए उसे और सामान स्वरा से लेकर अरुण को मसाज देने जाना था। खुशी स्वरा के कमरे के पास गई। स्वरा सामान लेकर बाहर ही आ रही थी। खुशी ने कहा, क्या कल तुमने अरुण सर को मसाज दी? स्वरा ने कहा, मैं गई तो थी, पर उन्होंने कहा मुझे काम है, तुम चली जाओ। खुशी ने कहा, ऐसे एक दिन मसाज, एक दिन नहीं, एक दिन ट्रीटमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें हर रोज वक्त पर ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। मुझे इसके बारे में आप उनसे बात करनी होगी। स्वरा ने कहा, वह किसी की बात नहीं सुनता, वो तुम्हारी भी बात नहीं सुनेगा। वह उसको जैसे ही चाहिए वह वैसे ही करेगा। खुशी ने कहा, मैं एक बार ट्राई करके तो देखती हूं, बिना ट्राई करें मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। स्वरा ने कहा, जाओ, जैसा तुम्हें चाहे करो वैसे, पर मुझे नहीं लगता अरुण मानेगा। खुशी ने स्वरा से सारा सामान लिया और वह अरुण के कमरे की तरफ जाने लगी। खुशी के पीछे से स्वरा भी आ गई। स्वरा ने अपने हाथों में कुछ छुपा कर लाया था। दोनों अरुण के कमरे की तरफ चली गई। विहान भी अरुण के कमरे के अंदर जा रहा था। तीनों एक साथ कमरे के अंदर चले गए। अरुण उठ चुका था। विहान ने जाकर अरुण को बेड पर बिठा दिया। खुशी अपना ट्रीटमेंट का सामान लेकर अरुण के पास आई। खुशी ने अरुण से कहा, आपको ट्रीटमेंट रोज लेनी चाहिए, तभी असर करेगी, नहीं तो मेरे मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होगा। अरुण ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं होता तो मैं कैसे रेगुलर ले लूं? खुशी ने कहा, आपको खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। हर वक्त काम करने से कुछ नहीं होगा। अरुण ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, पर मैं तुमसे कह नहीं सकता कि मैं हर रोज ट्रीटमेंट के लिए वक्त दे पाऊंगा। खुशी ने अपना ट्रीटमेंट का सामना निकाला और अरुण की ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। स्वरा ने जो आपने हाथों में पीछे छुपा कर रखा था उसे सामने लाया और अरुण को दिखाया। अरुण ने कहा, यह क्या है? अरुण के इतने कहते ही खुशी की नजरें स्वरा की तरफ गई। स्वरा के हाथों में प्रेगनेंसी टेस्ट की किट थी। उस पर 2 पिंक लाइन शो हो रहे थे। खुशी ने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? स्वरा ने हां में सिर हिलाया। अरुण ने कहा, यह किसका बच्चा है? स्वरा ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, यह तुम्हारा बच्चा है? अरुण ने कहा,
पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं, मैं कैसे इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। अरुण के ऐसे कहने से स्वरा रोने लगी। खुशी ने अरुण से कहा, अगर वो कह रही वो आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठुकरा क्यों रहे हैं? आपको इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। अरुण ने कहा, पर मुझे सच में कुछ याद नहीं है, मैं कैसे इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? खुशी ने कहा, उसके पेट में आपका बच्चा है और वो अपने बच्चे को लेकर झूठ नहीं कह सकती। अरुण ने कहा, अगर तुम कहां रही हो तो मैं मान जाता हूं, ये मेरा बेबी है। जब अरुण ने कहा ये मेरा बेबी है, तब खुशी को बहुत बुरा लगा। खुशी खुद को कोसने लगी। उसने खुद से कहा, तुमने ये शादी करके गलत कर दिया, तुमने एक बच्चे से उसकी फैमिली छीन ली। मैं अपने आप को इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। स्वरा ने कहा, मैं ये बात अब ज्यादा लोगों से नहीं छुपा सकती, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? अरुण ने कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैं ऐसे ही शादी नहीं कर सकता जल्दबाजी में। स्वरा ने कहा, तुम्हारे पास 2 दिन है, मुझे जल्दी से सोचकर बताओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती तुमसे शादी करने के लिए। स्वरा अरुण ने बात कर रही थी, तभी वहां पार्थ आ गया। पार्थ ने लहे, भाई आप शादी कर रहे हैं और मैं चाचा बनने वाला हूं, मैं बहुत खुश हूं। इतना कहकर उसने अपने बगल में खड़ी खुशी को हक किया और कहा, मैं चाचा बनने वाला हूं और भाई शादी कर रहे हैं। अरुण को पार्थ को ऐसे करते देखकर गुस्सा आ गया। खुशी ने पार्थ को खुद से अलग करने की कोशिश की, पर भारत ने उसे कसकर गले से लगाया था। खुशी ने जैसे तैसे खुद को पार्थ के बाहों से छुड़वाया। अरुण ने पार्थ से कहा, यह तो आपके लिए खुशी की बात है कि तुम चाचा बन रहे हो, पर किसी के लिए गम की बात भी हो सकती है। इतना कहकर अरुण ने खुशी की तरफ देखा। खुशी सिर नीचे करे हुए चुपचाप अपना काम कर रही थी और इन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि इन लोगों के बातों से तकलीफ उसे ही होने वाली थी। उसने अपने दिल को बहुत समझाया था, पर वह खुद को अरुण से प्यार करने से रोक नहीं पाई। इसलिए ऐसी न्यूज सुनकर तकलीफ तो होगी ना उसे। खुशी ने जल्दी से अपना स्टेटमेंट खत्म कर दिया। ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद उसने अपना सामान एक बैग में रख दिया और वो बैग लेकर वहां से चली गई। खुशी तो वहां से जा चुकी थी, पर कमरे में स्वरा, पार्थ, विहान और अरुण था। अरुण ने पार्थ और स्वरा से कहा, तुम दोनों भी जाओ, मुझे रेडी होना है। अरुण की बात पर और स्वरा वहां से अपने अपने कमरे में चले गए। सब लोग जाने के बाद अरुण ने विहान से कहा, इस स्वरा के बारे में जरा पता लगाओ और ये बच्चे भी किसका है यह भी जरा पता करके बताओ, क्योंकि मुझे पता है यह मेरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं है। विहान ने कहा, ठीक है, मैं अभी पता करता हूं। इतना कहकर विहान वहां से कॉल करने चला गया। विहान के जाने के बाद अरुण अपने बेड से उठा और शावर लेने चला गया। यहां खुशी भी अरुण को ट्रीटमेंट देने के बाद शावर लेने बाथरूम में चली गई। खुशी की आंखें नम हो चुकी थीं। खुशी की आंखों में सोचकर आंसू आए थे कि स्वरा अरुण के बच्चे की मां बनने वाली है। खुशी ने कुछ देर अपने आंखों से आंसू बहने दिए। कुछ देर बाद जब खुशी ने खुद को संभाला हो, शावर लेने चली गई। वो शावर लेकर बाहर आ गई और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई। यहां स्वरा अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहले से प्रताप उसका इंतजार कर रहा था। स्वरा कमरे में आ गई। उसने देखा सामने प्रताप बैठा हुआ है। स्वरा ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। प्रताप ने कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम यह बताओ जो मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुमने वह काम कर दिया? स्वरा ने कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और अरुण भी शादी के लिए मान गया है। प्रताप ने कहा, क्या वो शादी के लिए मान गया? पर इतनी आसानी से अरुण शादी के लिए मान जाएगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। स्वरा ने कहा, पहले तो वो शादी के लिए मना कर रहा था, पर जब खुशी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तब उसने शादी के लिए हाँ कहा है। पर अभी भी वो पूरी तरह से शादी के लिए रेडी नहीं है। उसने मुझसे वक्त मांगा था, मैंने उसे 2 दिन का वक्त दिया है। प्रताप ने कहा, तो ठीक है, हम 2 दिन बाद देखते हैं अरुण क्या कहता है, क्या वो तुमसे शादी करने के लिए मान जाता है या नहीं। स्वरा ने कहा, मुझे लगता है वह मान जाएगा, वैसे भी उसे याद नहीं है। प्रताप ने कहा, तुम अरुण को इतना लाइटली मत लो, तुमसे शादी करने से पहले जरूर तुम्हारी छानबीन करेगा। मैं अरुण को बचपन से जानता हूं, को इतनी आसानी से तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। भले उसे कुछ याद हो या ना हो, वो सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा।
स्वरा ने कहा। जितने अच्छे से आप समझ सकते हो उसे उतने अच्छे से मैं भी जानती हूं उसे। प्रताप ने कहा, तो ठीक है, हम 2 दिन वेट करते हैं, फिर देखते हैं वह क्या कहता है। अगर वो नहीं मानता तो हमें अगली चाल चलनी होगी। स्वरा ने कहा, ठीक है, हम 2 दिन इंतजार करते हैं। स्वरा की बात सुनकर प्रताप ने दरवाजा खोला और वहां से अपने कमरे में चला गया। प्रताप के जाने के बाद स्वरा ने एक चैन की सांस ले ली। स्वरा नहाने के लिए चली गई। स्वरा प्रेग्नेंट है और वो अरुण के बच्चे की मां बनने वाली है, ये खबर पार्थ ने पूरे घर में फैला दी थी। जैसे अनीता जी के कान पर एक खबर पड़ी, अनीता जी जल्दी से स्वरा से मिलने आ गई। अनीता जी स्वरा के कमरे में गई। स्वरा कमरे में नहीं थी। उन्होंने यहां वहां देखा तो अपने बाथरूम से किसी के नहाने की आवाज आ रही थी। उन्होंने आवाज दी, स्वरा क्या तुम अंदर हो? स्वरा ने अंदर से कहा, कौन है? अनीता जी ने कहा, बेटा मैं हूं। स्वरा ने कहा, ठीक है, आप बैठिए, मैं 5 मिनट में आती हूं। स्वरा ने जल्दी से शावर ले लिया और स्वरा बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर अनीता जी उसका ही वेट कर रही थी। अनीता जी ने कहा, क्या मैंने जो सुना वह सच है? स्वरा ने कपड़े पहनते हुए कहा, आपने क्या सुना? अनीता जी ने कहा, सच में तुम अरुण के बच्चे की मां बनने वाली हो? स्वरा ने हां में अपना सिर हिलाया। जैसे ही स्वरा ने हां में सिर हिलाया, अनीता जी ने उसे कस के गले लगाया और कहा, मुझे आज बहुत खुश हो गई ये सुनकर। स्वरा ने कहा, आपसे ज्यादा खुशी मां को होगी जब वह सुनेगी। अनीता जी ने कहा, उसको तो खुशी होगी, पर तुम मुझे ये बताओ, तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? स्वरा ने कहा, हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरे दिल्ली देखती रह जाएगी। अनीता जी ने कहा, तुम्हारी शादी में मुझे हीरो का हार चाहिए। मैं भी तो तुम्हारे शादी में उभर कर दिखना चाहती हूं। स्वरा ने कहा, हीरो का हार क्या? मेरी अरुण से शादी हो जाएगी तो मैं आपको पूरे हीरो में सजाऊंगी कि आप भी देखते रह जाएंगी। अनीता जी ने कहा, चलो मैं चलती हूं, ये खुशखबरी पहले तेरी मां को सुनाती हूं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। स्वरा की मां बनने की खबर दादी जी तक भी पहुंच गई थी और आदित्य के पास भी पहुंच गई थी। जैसे ही ये खबर आदित्य के पास पहुंची, आदित्य जल्दी से अरुण के कमरे में आ गया। विहान अरुण को कपड़े पहना रहा था। आदित्य को ऐसे अचानक देखकर अरुण ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों आ रहे हो? आदित्य पहले चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने पहले एक लंबी सांस ले ली और कहा, मैं अभी अभी जो सुनकर आया हूं, क्या वह सच है? अरुण ने कहा, तुमने क्या सुना? आदित्य ने कहा, पार्थ मुझे कह रहा था कि स्वरा आपके बच्चे की मां बनने वाली है और आप दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हो। अरुण ने कहा, हां बिल्कुल, तुमने सही सुना, मैं उससे शादी करने वाला हूं और वह मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। आदित्य ने कहा, पर मुझे कैसे पता नहीं, कुछ तुम दोनों में ऐसा कुछ हुआ है? अरुण ने कहा, मैं हर बात तो तुमसे कहकर तो नहीं कर सकता ना, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है। अरुण के ऐसे बात पर आदित्य चुप बैठा। कुछ देर के खामोशी बाद आदित्य ने फिर से कहा, आप दोनों कब शादी कर रहे हो? अरुण ने कहा, बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। आदित्य ने कहा, अगर आप स्वरा से शादी करेंगे तो खुशी का क्या होगा? मेरे और स्वरा की शादी में खुशी बीच में कहां से आई? उसे क्या फर्क पड़ेगा हम दोनों की शादी से? आदित्य कुछ देर के लिए भूल ही गया था कि अरुण की कुछ सालों की याददाश्त जा चुकी है, तो उसे कैसे पता होगा खुशी के बारे में। आदित्य ने खुद से कहा, अब मुझे कुछ करना होगा और इस शादी को रोकना होगा। मैं स्वरा को भाई का फायदा उठाने नहीं दूंगा। आदित्य कुछ देर वहीं बैठकर कुछ सोचने लगा। फिर उसने अरुण से कहा, भाई क्या आप मेरे ठीक होने तक इस शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते? मुझे भी तो इस शादी में एंजॉय करना है ना। अरुण ने कहा, ठीक है, जब तक तुम पूरी तरह ठीक में होते तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। आदित्य अरुण के गले लगाया और कहा, थैंक यू भाई, आपने मेरी बात सुन ली। अरुण ने कहा, मैं तुम्हारी नहीं सुन लूंगा तो किसकी सुन लूंगा, तुम तो मेरी जान हो। आदित्य ने कहा, ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। विहान अरुण को लेकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आया। नीचे डाइनिंग एरिया में सब लोग अरुण का आने का इंतजार कर रहे थे। सब लोगों तक यह खबर पहुंच गई थी कि स्वरा अरुण के बच्चे की मां बनने वाली है। जैसे अरुण नीचे आया, सब लोगों ने उससे कहा,
बधाई हो, तुम बाप बनने वाले हो। अरुण ने कहा, आप लोगों ने किसने कहा? मैं पापा बनने वाला हूं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पार्थ ने आगे आकर कहा, मैंने बताया सबको, मैं कैसे सबसे इतनी बड़ी खुशखबरी छुपा कर रखता। प्रताप अरुण के पास आया। प्रताप ने अरुण से कहा, क्या सच में स्वरा तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है? अरुण ने कहा, हां, मुझे भी आज ही पता चला है। प्रताप ने कहा, फिर तो तुम पापा बनने वाले हो। पार्टी तो बनती है, उससे पहले यह बताओ तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? अरुण ने कहा, बहुत जल्द शादी करने वाला हूं। वैसे मुझसे पहले आपको शादी करनी चाहिए, आप तो मुझसे बड़े हैं। मैं आपके बिना शादी के मैं कैसे शादी कर सकता हूं? प्रताप ने कहा, हर किसी की किस्मत तेरे जैसे कहा जो अपनी पसंद की लड़की मिले। इतना कहकर उसने खुशी की तरफ देखा, पर खुशी का ध्यान बिल्कुल भी प्रताप के बातों पर नहीं था। अरुण ने कहा, आपको भी आपके पसंद की लड़की मिल जाएगी। एक काम करना, आप मुझसे पहले शादी कर लेना। प्रताप ने कहा, मैं बाद में शादी कर लूंगा, पहले तुम शादी कर लो, वह प्रेग्नेंट है। अगर तुमने शादी नहीं की तो लोग बातें बनाएंगे। अरुण ने सबके सामने कहा, जब तक आदित्य पूरी तरह ठीक नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए आप सबको आदित्य के ठीक होने तक का इंतजार करना होगा। सब लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। प्रताप ने कहा, पर आदित्य को ठीक होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, क्या तब तक तुम शादी के लिए रुकोगे? अरुण ने कहा, मैं जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक शादी नहीं करूंगा, मैंने उसे वादा किया है। अरुण के इस बात से प्रताप और स्वरा दोनों थोड़ा टेंशन में आ गए। अगर पुराना और ज्यादा देर शादी में करता तो अरुण पता कर सकता था कि बच्चा उसका नहीं। प्रताप ने अरुण से कहा, ठीक है, तुम जैसे चाहते हो वैसे करो, मैंने बस अपनी राय तुम्हें दे दी। सब लोगों ने अपना अपना नाश्ता खत्म कर लिया। खुशी भी अपना नाश्ता खत्म करके हॉस्पिटल के लिए निकल गई। खुशी का चेहरा आज मुरझाया हुआ था। वो जैसे हॉस्पिटल पहुंची, उसे सामने डॉक्टर रथु दिखाई दी। डॉक्टर रथु उसी का आने का इंतजार कर रही थी। डॉ रथु ने जैसे सामने खुशी को देखा, उसने कहा, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खुशी ने कहा, कहो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? डॉ रथु ने कहा, आज हम डिनर के लिए जा सकते हैं। खुशी ने कहा, हाँ ठीक है जाएंगे, तुम बस मुझे होटल बता देना। डॉ रथु ने कहा, मैं तुम्हें होटल का नाम मैसेज कर दूंगी। वैसे आज तुम्हारा चेहरा इतना उतारा हुआ क्यों लग रहा है, क्या तुम बीमार हो? खुशी ने कहा, नहीं, और वहां से चली गई। खुशी वहां से सीधा डॉक्टर कावेरी के केबिन में चली गई। डॉक्टर कावेरी ने भी उसे देखा, उसका चेहरा मुरझा हुआ था। डॉक्टर कावेरी ने उसे कहा, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा चेहरा बहुत मुरझा गया है। खुशी ने कहा, मुझे कल से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर कावेरी ने कहा, तुम जाकर चेकअप कर लो। खुशी ने कहा, लंच ब्रेक में मैं जाकर अपना चेकअप कर लूंगी, अभी मैं अपना काम पूरा करती हूं। डॉक्टर कावेरी ने कहा, ठीक है, चलो हमें एक पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी करनी है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। खुशी ने अपना कोट पहना और डॉक्टर कावेरी के साथ चली गई। 1-2 घंटे बाद खुशी और कावेरी ऑपरेशन खत्म करके अपने केबिन में फिर से लौट कर आई। खुशी को बहुत बेचैनी हो रही थी। डॉक्टर कावेरी नगर नोटिस कर लिया और उसे कहा, तुम एक बार डॉक्टर मीना से मिलकर आओ, मुझे तुम्हारे हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। खुशी ने भी अपना सिर हिलाया और डॉक्टर मीना के केबिन की तरह चलेगी। जब खुशी मीना के केबिन में गई, वह पहले से किसी पेशेंट का चेकअप कर रही थी। उन्होंने खुशी को बैठने के लिए कहा। खुशी कुछ देर बैठ गई। उस पेशेंट का चेकअप खत्म होने के बाद डॉक्टर मीना ने खुशी को कहा, तुम्हें क्या हो रहा है? खुशी ने उसे जो भी तकलीफ हो रही थी सब डॉक्टर मीना को बता दी। डॉ मीना ने खुशी का चेकअप किया। चेकअप करते करते उन्होंने खुशी से कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? खुशी ने कहा, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूं। वैसे खुशी शादीशुदा थी। डॉक्टर मीना ने कहा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? खुशी ने कहा, इतना वक्त ही नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड बना लूं, वैसे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डॉ मीना ने कहा, मुझे लगा शायद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। खुशी ने कहा, पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर मीना ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हारा ध्यान मेरी ओर खींचा रहे, इसी कारण जिससे मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करने में आसानी हो।
वैसे हमें तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे जिससे रिपोर्ट बिल्कुल सही आए। डॉ। मीना के बात पर खुशी ने अपना सिर हमें हिलाया। डॉ। मीना ने खुशी के कुछ टेस्ट किए। होने के बाद डॉक्टर मीना ने कहा, मैंने तुम्हारे कुछ टेस्ट किए हैं, उन टेस्ट का रिपोर्ट कल आ जाएगा, तब मैं तुम्हें बता पाऊंगी क्या प्रॉब्लम है। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं कल आती हूं। वैसे आपका बिल कितना हुआ? डॉ। मीना ने कहा, तुम्हें मेरी फीस देने की जरूरत नहीं है, बस कल जो रिपोर्ट आएंगे उनके पेमेंट कर देना। खुशी ने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूं। इतना खाकर खुशी वहां से चली गई। कब तक लंच का वक्त हो चुका था। डॉक्टर कावेरी खुशी को कॉल किया। जैसे खुशी ने कॉल उठाया, डॉक्टर कावेरी ने कहा, अगर तुम्हारा चेकअप हो गया हो तो कैंटीन में आ जाओ, हम तुम्हारा कैंटीन में इंतजार कर रहे हैं। खुशी ने कहा, मेरा चेकअप हो गया है, मैं वहीं आ रही हूं। इतना कहकर खुशी ने कॉल रख दिया और वो कैंटीन की तरफ चली गई। उसने कैंटीन में जाकर देखा डॉ रथु और डॉक्टर कावेरी उसी का इंतजार कर रहे हैं। खुशी जाकर उनके पास बैठ गई। डॉक्टर रथु ने पहले से ही खुशी के लिए खाना लिया था। खुशी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी। खाते खाते को लोग बातें कर रहे थे। तभी डॉक्टर रथु ने डॉक्टर कावेरी से कहा, हम दोनों रात को बाहर डिनर कर रहे हैं, क्या आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकती हैं? डॉक्टर कावेरी ने कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम लोगों को ज्वाइन करूंगी। तुम एक काम कर लो, तुम डॉक्टर आशीष को भी पूछ लो, क्या वह भी हमें ज्वाइन करेगा? डॉ। रथु ने कहा, उनका हम लड़कियों में क्या काम, मुझे पता है वो वैसे भी ना कहेंगे। डॉक्टर कावेरी ने कहा, एक बार उससे पूछकर तो देखो, शायद वो आना चाहता हो। डॉक्टर रथु ने कहा, ठीक है, मैं पूछकर देखती हूं। खुशी ने कहा, जाने से पहले मुझे कॉल कर देना, हम साथ ही जाएंगे। डॉ। रथु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी जब मैं निकल लूंगी। सब लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले गए। यहां डॉक्टर रथु कैंटीन से आते वक्त डॉक्टर आशीष के लिए कॉफी लेकर आई। रथु ने आकर कॉफी आशीष को दे दी। आशीष ने कहा, आज तो तूने मेरे बिना रे मांगे कॉफी ला कर दी। डॉक्टर रथु ने कहा, वो मैं कैंटीन से आ रही थी, इसलिए सोचा कि आपको कॉफी लेकर चलती हूं, जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए और आप मुझ पर चिल्लाए ना। डॉ। आशीष ने कहा, क्या मैं तुम पर चिल्लाता हूं? डॉक्टर रथु बस हमें अपना सिर हिलाया। जैसे डॉक्टर रथु ने हाँ में सिर हिलाया, डॉ। आशीष चेयर से उठकर खड़ा हो गया। डॉ। रथु के पास बढ़ने वाला था, तब डॉक्टर रथु ने कहा, नहीं नहीं, आप मुझ पर नहीं चिल्लाते। यह सुनकर डॉक्टर आशीष फिर से चेयर पर बैठ गया। डॉ। आशीष को फिर से चेयर पर बैठे देखकर डॉक्टर रथु ने चैन की सांस ली। डॉक्टर रथु ने आशीष से कहा, हम लोग आज रात को बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे? डॉ। आशीष ने कहा, नहीं, मुझे काम है, तुम लोग जाओ। जैसे डॉ। आशीष ने ना कहा, डॉ। रथु बहुत खुश हो गई। डॉक्टर रथु की यह खुशी डॉक्टर आशीष ने देखी। डॉ। आशीष ने कुछ नहीं कहा और अपना काम करने लगा। डॉक्टर रथु भी अपना काम करने लगी। कुछ देर में डॉक्टर रथु अपना काम खत्म कर दिया। उसने घड़ी में वक्त देखा तो 6 बज गए थे। 2। रथु ने खुशी को कॉल किया और कहा, मैं निकल रही हो, तुम दोनों भी जल्दी निकलो। खुशी ने कहा, हम आ रहे हैं, हमारा वेट करो। खुशी ने अपना कोट उतार दिया और डॉक्टर कावेरी से कहा, डॉ। रथु हमारा बाहर इंतजार कर रही है। डॉक्टर कावेरी ने अपना कोट उतारकर अपनी चेयर पर रख दिया। उसने अपना बैग उठाया और खुशी से कहा, चलो। वह दोनों डॉक्टर रथु के पास गए। डॉ। रथु हॉस्पिटल के गेट पर उनका इंतजार कर रही थी। खुशी और कावेरी उसके पास आई। वो तीनों वहीं खड़े होकर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके सामने डॉक्टर आशीष की कार आकर रुक गई। आशीष ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और उन तीनों से कहा, तुम लोग कहां जा रहे हो? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इतना का करो, जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गई और उसने डॉक्टर रथु और खुशी से कहा, आओ, आकर गाड़ी में बैठ जाओ, ये हमें छोड़ देगा। डॉक्टर कावेरी के बात पर रथु और खुशी कार में जाकर बैठ गए। डॉक्टर कावेरी ने आशीष को बता दिया कि उन लोगों को कहां जाना है। आशीष ने गाड़ी उस डायरेक्शन में घुमा ली। 11 वह तीनों जा रहे थे। वह होटल पूरी तरह कावेरी और आशीष के घर के ऑपोजिट साइड में था। आशीष ने आधे घंटे में गाड़ी उस होटल के सामने खड़ी करी। सब लोग गाड़ी से उतर गए। आशीष गाड़ी घुमाकर जाने वाला था। तब खुशी ने उसे कहा,
आप हमें इतनी दूर तक छोड़ने आए हो। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी यहां से आपके घर जाने के लिए टैक्सी नहीं मिलती, तो आप डॉक्टर कावेरी को साथ लेकर जा सकते हैं। डॉ आशीष को खुशी के बात में दम लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ही डिनर करता हूं। वैसे भी दोपहर को मुझसे किसी ने पूछ लिया था कि आप हमारे साथ डिनर पर आओगे क्या। इतना कहकर डॉ आशीष ने रथुअम की तरफ देखा। रथु हैरानी से डॉक्टर आशीष की तरफ देख रही थी। डॉक्टर कावेरी ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। आशीष ने कहा, तुम लोग अंदर जाओ, तब तक मैं कार पार्क करके आता हूं। वह तीनों होटल के अंदर चली गई। डॉ आशीष कार पार्क करने के लिए चला गया। खुशी, कावेरी और डॉक्टर रथु जाकर जो उन्होंने टेबल बुक किया था उस पर जाकर बैठ गए। डॉ रितु ने तब तक सब केले खाने का ऑर्डर दे दिया। डॉ आशीष कार पार्क करके आया। उसने उन लोगों को ज्वाइन किया। अर्थु आशीष को ही देख रही थी। डॉक्टर आशीष ने भी नोटिस किया कि अर्थु उसे देख रही है। उसने उसे इग्नोर किया और वहीं एक चेयर ओढ़कर उस पर बैठ गया। डॉ रथु ने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की। आज डॉ रथु के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, इसलिए फुल एंजॉय करना चाहती थी। पर डॉ आशीष ने वहां आकर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। पर डॉक्टर रथु कहां चुप बैठने वाली थी, उसने फिर भी अपने लिए ड्रिंक मांगवाई। कुछ ही देर में डॉक्टर रथु की ड्रिंक वहां आ गई। रथु ने सबको ड्रिंक ऑफर की। उसने खुशी को भी ड्रिंक ऑफर की। खुशी ड्रिंक ले पाती उससे पहले कावेरी ने अर्थु को रोका और कहा, वो जहां रह रही है वहां ड्रिंक पीना अलाउड नहीं है, तो उसे फोर्स मत करो। अगर तुम्हें पीनी है तो तुम पी लो। रथु ने फिर कावेरी को ड्रिंक ऑफर की। कावेरी ने थोड़ी ड्रिंक ले ली। रथु ने फॉर्मेलिटी समझकर डॉक्टर आशीष को भी ड्रिंक ऑफर कर ली। डॉ आशीष ने कहा, थैंक यू, पर मैं नहीं पी सकता, मुझे ड्राइव करना होगा। रथु ने अपनी ग्लास में ड्रिंक डाल दी और उसे पिन लगी। खुशी और कावेरी एक के बाद एक ड्रिंक के ग्लास भर रही थी और उसे पी रही थी। दोनों ने मिलकर शराब की पूरी बोतल खत्म कर दी। दोनों को अब अच्छी खासी चढ़ गई थी। खुशी और डॉक्टर आशीष दोनों अपना चुपचाप डिनर कर रहे थे और उन दोनों को पीते हुए देख रहे थे। डॉक्टर रथुअन को शराब बहुत चढ़ गई थी। डॉ रितु कोई भी होश नहीं था कि वह इस वक्त कहां है और उसके साथ कौन कौन है। डॉ रथु की शराब बोलने लगी। डॉ रथु ने कावेरी से कहा, आपका भाई बहुत खड़ूस है, हर वक्त मुझे डांटता रहता है तो मुझ पर चिल्लाता रहता है। डॉक्टर कावेरी ने कहा, वो पहले से ही ऐसा है, वो तुम पर नहीं मुझ पर भी अपना हुक्म झाड़ता रहता है। खुशी भी उन दोनों की बातें सुन रही थी। खुशी ने एक बार आशीष की तरफ देखा। आशीष उन दोनों की बातें सुन रहा था। खुशी ने कावेरी और रथु को चुप करने की कोशिश की। खुशी ने कहा, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? लगता है तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। डॉ रथु ने कहा, तुम्हें नहीं पता उसके बारे में, और मैंने ज्यादा ड्रिंक की नहीं है। मुझे अभी भी पी नहीं। मैंने ड्रिंक जरूर की है, पर मुझे अभी तक छड़ी नहीं है, और मैं जो भी कह रही हूं सच है। डॉक्टर कावेरी ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे तो मुझसे वह छोटा है, पर वह मुझ पर ही अपना रौब झाड़ता रहता है। डॉ आशीष उन दोनों की बातें सुन रहा था। डॉ आशीष को आप दोनों के बातों से गुस्सा आने लगा। डॉ रथु का तो समझ सकता था, पर उसकी अपनी बहन ही उसकी बुराइयां कर रही थी। आशीष ने कहा, दी, आपको लगता नहीं आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं। कावेरी ने आशीष की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम आशीष की तरह क्यों देख रहे हो? आशीष ने कहा कि मैं आशीष हूं तो उसके जैसा नहीं दिखूंगा तो फिर कैसे दिखूंगा? डॉक्टर कावेरी ने कहा, क्या बोल रहे हो? अगर तुम आशीष होते तो इतनी देर चुप नहीं रहते। आशीष ने कहा, मैं आपको कल बताऊंगा जब आपकी शराब उतरेगी, शायद तब आपको याद आएगा। अब हमें घर चलना चाहिए, आपने ऑलरेडी बहुत पी ली है। कावेरी ने कहा, बस एक और गिलास, इसके बाद हम घर जाएंगे। कावेरी आशीष से बातें कर रही थी। तभी डॉक्टर रथु ने कहा, मेरे सीनियर बहुत खड़ूस है, हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं। अगर मुझे जादू आता तो मैं उन्हें गायब ही कर देती। डॉ आशीष ने रथु की बात पर कहा, तुम कल मुझे हॉस्पिटल में मिलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं जादू किसे खाते हैं और गायब किसे करना है। इतना कहकर उसने कावेरी को उठाया और वहां से लेकर जाने लगा। उसने पीछे मुड़कर खुशी से कहा, तुम इसी से घर छोड़ दो, मैं इसे लेकर जा रहा हूं। खुशी ने कहा, ठीक है, तुम उनको लेकर जाओ, मैं इसे छोड़ दूंगी।
आशीष कावेरी को वहां से लेकर चला गया। खुशी में भी औरतों को अपनी जगह से उठाया और उसे होटल से बाहर लेकर आई। उन लोगों को काफी देर हो चुकी थी। रात के 9:30 थे। खुशी होटल से बाहर आकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वहां ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थीं। यह होटल दिल्ली से थोड़ा दूर था, इसी वजह से यहां लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं था। खुशी बहुत देर से वही गाड़ी के आने का इंतजार कर रही। तभी कुछ गुंडे लोग उनके पास आए। उनमें से एक में रथु का हाथ पकड़ लिया और दूसरा खुशी का हाथ पकड़ने वाला था। तभी उसका हाथ किसी ने रोक दिया। खुशी ने पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर आशीष था। डॉ आशीष ने उन गुंडों को बहुत पीटा। डॉ आशीष को किसी की कॉल आई थी, इसलिए वह कॉल पर बोलने के लिए थोड़ी देर रुका था। कॉल खत्म करके निकलने वाला था, तभी उसे यह दोनों दिखाई दिए। जल्दी से गाड़ी से उतरकर उनके पास आया। वो उन तक पहुंच पाता उससे पहले वह गुंडे उन लोगों तक पहुंच गए थे। डॉ आशीष ने उन गुंडों को पीटकर जख्मी कर दिया। उसके बाद उसने एम्बुलेंस को कॉल किया और वहां से खुशी और रथु को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। उसने खुशी और रथु को गाड़ी में बिठाया। आशीष ने खुशी से कहा, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। गाड़ी से थोड़ा दूर आया और उसने यहां वहां देखा। उसे ऐसे लग रहा था कि उन पर कोई नजर रख रहा है। जब से हॉस्पिटल से निकले हैं तब से उनके गाड़ी का पीछा हो रहा है। आशीष ने अपने लोगों को कॉल किया। आशीष ने कहा, पता लगाओ हमारा कौन पीछा कर रहा है, मुझे पता करके बताओ। इतना खाकर आशीष ने कॉल रखा और वह अपने कार में जाकर बैठ गया। उसने कार शुरू की। वहां से उसने खुशी का एड्रेस पूछा और उस ओर अपनी कार ले ली। यहां विहान को खुशी के सिक्योरिटी वालों का कॉल आया। विहान ने कॉल उठा लिया। अरुण ने विहान को स्पीकर पर डालने के लिए कहा। विहान ने कॉल स्पीकर पर डाला। सामने से वह लोग कह रहे थे, खुशी को किसी गुंडे ने छेड़ने की कोशिश की। हम लोग उन तक पहुंच पाते उससे पहले डॉक्टर आशीष ने आकर उन्हें बचा दिया और शायद डॉक्टर आशीष को शक हो रहा है कि हम लोग उन पर नजर रखे हुए हैं। अरुण ने कहा, तुम लोग अपना काम कर लो, उसे मैं संभाल लूंगा। खुशी के बॉडीगार्ड ने कहा, ठीक है सर। इतना कहकर उसने कॉल रख दिया। यहां से गाड़ी चला रहा था। आशीष ने नोटिस किया कि वह लोग जो कोई भी है वो अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं। आशीष खुशी को उसने जो पता बताया था वहां तक लेकर आ गया। आशीष की गाड़ी अरुण के मेंशन के बाहर खड़ी हो गई। जैसे ही गाड़ी अरुण के मेंशन के बाहर खड़ी हो गई, डॉ आशीष ने कहा, यह तो रायजादा मेंशन है, क्या तुम यहां रहती हो? आशीष को कोई गलत फहमी हो जाए उससे पहले खुशी ने कहा, दरअसल मैं अरुण सर की डॉक्टर हो, इसीलिए मैं भी इन लोगों के साथ यही रहती हूं। डॉ आशीष ने कहा, यह तो अच्छी बात है, यहां हर किसी का रहना मुमकिन नहीं है, तुम बहुत लकी हो। खुशी ने कहा, वह सब तो मुझे नहीं पता, मैं लकी हूं या अनलकी, बस तुम मेरा एक काम कर देना चाहते हो, डॉक्टर रथु को उसके घर छोड़ देना। आशीष ने कहा, ठीक है, मैं उसे जाते वक्त उसके घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर उसने गाड़ी शुरू कर दी और वहां से निकल गया। आशीष मेंशन से बहुत दूर आ गया था। आशीष को रियलाइज हुआ कि जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वह लोग अब उनका पीछा नहीं कर रहे। तब उसके ध्यान में आया, जब से वह रायजादा में से निकला है तब से उनका कोई पीछा नहीं कर रहा। आशीष ने खुद से कहा, इसका मतलब वह लोग डॉक्टर खुशी का पीछा कर रहे थे, मुझे उसे बताना होगा कि वह केयरफुल रहे। आशीष ने अपना फोन उठाया, फिर उसे याद आया उसके पास तो खुशी का नंबर ही नहीं है। आशीष ने अपने बगल में देखा, बगल में कावेरी थी। कावेरी का मोबाइल उसके हाथ में ही था। आशीष ने कावेरी के हाथ से मोबाइल लिया और उसे अनलॉक करने की कोशिश की, पर उसे कावेरी के मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता था। उसने बहुत ट्राई किया। ज्यादा देर ट्राई करने की वजह से मोबाइल आधे घंटे के लिए लॉक हो गया। आशीष ने खुद से कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे कल हॉस्पिटल आते ही बता दूंगा। वैसे भी अब वह रायजादा मेंशन में है, इसका मतलब वह सेफ है। वो रायजादा मेंशन से काफी दूर आ चुके थे। आशीष को अब डॉक्टर रथु को भी घर छोड़ना था, पर आशीष को डॉ रथु का घर का पता मालूम नहीं था। डॉ आशीष ने डॉ रथु से पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो डॉ रथु सो चुकी थी। डॉ आशीष ने रथु का पर्स ले लिया। उसने पर्स खोला और पर्स में वह रथु का आइडेंटिटी कार्ड देखने लगा। आइडेंटिटी कार्ड पर जो पता था वह पूरा पता नहीं था।
आशीष ने फिर से आईडी कार्ड उसके पर्स में रख दिया। आशीष ने फिर से खुशी को आवाज दी और कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कहां रहती हो? डॉक्टर रथु ने कोई जवाब नहीं दिया। आशीष अब बहुत चिढ़ गया था। आशीष ने फिर से एक बार डॉक्टर रितु को पूछा, पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। आशीष अब गाड़ी से नीचे उतरा। उसने पीछे का दरवाजा खोलो और रथु को जगाने की कोशिश करने लगा। रथु, तूने कुछ देर के लिए अपनी आंखें खोल दी और उल्टा उसने आशीष के गले में अपने हाथ डाले। आशीष ने रितु के हाथ झटक दी है और उसे फिर से हिलाकर कहा, तुम मुझे बताओगी क्या तुम कहां रहती हो? रथु ने कहा, मैं तो जो मुझे चाहता है उसके दिल में रहती हूं। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगी। आशीष को अब बहुत चिढ़ आ गई थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और वह आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसने कालेश्वर रॉकी पर्वत सीधे अपने घर जाकर रुक गया। जैसे ही आशीष की गाड़ी उसके विला के बाहर पहुंची, एक आदमी जल्दी से मिला का दरवाजा खोल दिया। आशीष अपनी गाड़ी लेकर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने गार्ड को आवाज दी और कावेरी को उसके कमरे में छोड़ने के लिए कहा। दूध के बारे में किसी को भी न बताने के लिए कहा। आशीष ने रथु को अपने बाहों में उठा लिया और पीछे के गेट से अपने कमरे की ओर जाने वाला। आशीष नहीं चाहता था कि कोई उसे रथु के साथ देखे। वो रथु लेकर जल्दी से अपने कमरे में गया। उसने जल्दी से अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। रथु को बेड पर लिटा दिया। रथु को बेड पर लिटा कर वो शावर लेने चला गया। उसके बॉडी से पूरी शराब की बदबू आ रही थी। उससे उस खुशबू से इरिटेट हो रहा था। उसने जाकर जल्दी से शावर ले लिया। वह शावर ले रहा था कि तभी उसे उसके पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने पीछे पलटकर देखा तो पीछे रथु थी। उसने कहा, तुम था क्या कर रही हो? रथु ने कहा, मुझे भी शावर लेना है, तुम यहां से हटो, मुझे नहाना है। इतना कहकर वो अंदर घुस गई। आशीष ने जल्दबाजी में बाथरूम का डोर खुला ही रखा। रथु को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो भी शावर लेने के लिए बाथरूम में चली गई। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।